किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इस बार? गौतम भाई, वो सूर्योदय का जो था एक, हाँ। अ, जो आपने बोला कि आपने लिस्ट से निकाल दिया। हाँ। प्रॉब्लम क्या है, मैंने 170 पे उस समय मैंने नया-नया लिया था, 170 पे आई थिंक 92 95 हाँ। क्वांटिटी है। कोई नहीं, मेरे एक्चुअली मेरे पास भी है सूर्योदय ना। अ, तो उसको क्या यानी कुछ आप लिख रहे थे कि लिस्ट से बाहर तो फिर लिस्ट लिस्ट से बाहर करने का मतलब ये था कि नए लोग उसमें अभी फिलहाल कुछ काम एंट्री ना। करना नहीं, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। हाँ, तो मैं देखा हाँ। माइनस में इसका इस बार है। हाँ, अ, मेरी 2 एंट्रीज हैं इसमें ऑलरेडी ना, मेरे ख्याल से आपसे हैवी प्राइस से ही होंगी। 160 के आसपास यहाँ पे, और एक ये है 180 के आसपास। हुँ, तो हाँ, ये फिलहाल अब टाइम ज़्यादा लगाएगा, हो सकता है यहीं पे रिवॉल्व करे, हो सकता है और फर्दर फॉल दे दे। तो फिलहाल के लिए मैंने मतलब, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शंस इतने सारे हैं, जो लिस्ट दी थी उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया और भी ऑप्शन थे, और उसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है। तो बेटर था कि इसे को आप अभी फिलहाल अपने उसमें वॉच लिस्ट से बाहर रखो, और बाकी ऑप्शंस पे काम करो। इसलिए कहा था मैंने वो, ये नहीं कि जिसकी में इसकी एंट्री है वो निकाल दो। एंट्री तो हम कभी निकालते ही नहीं खैर लॉस में, करेक्ट, वो तो है ना। है। हाँ, जिसकी है उसकी होगी भी बहुत छोटी सी एंट्री, क्योंकि मेरी खुद की बहुत छोटी एंट्री है। तो किसी ने कोई ज़्यादा एंट्री मुझे नहीं लगता बनाई होगी। मैंने तो कम से कम 92 93 बनाया, तो आई थिंक 15 16 17 हज़ार रुपए कुछ है तो। अ, ओहो! तो ज़्यादा ज़्यादा क्यों बनाई थी? जब तब तक रूल्स नहीं याद थे? नहीं, उस समय तो मैं नहीं अप उस अपने नहीं हिसाब से मैं बनाते थे। मेरा मेरा क्या प्रॉब्लम है ना, मैंने एक चीज़ देखा, मैंने जो भी हाई फ्लाइंग स्टॉक में लिया है ना, उसमें हाँ। प्रॉब्लम है। यानी आपने मुझे बोला भी था कि 1-2 वो तो डीमार्ट और माइंट्री में मैं बच गया था। मैंने हाँ। निकाल दिया था टाइम पे। हाँ। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ, एनालाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं जब भी वो हाई फ्लाइंग जैसे आईसीआई बैंक कौन है? कोई आईसीसीआई तो बैंक है ना? आईसीआईसीआई। आईसीआई बैंक, क्या पता कौन-सा बैंक है। हाँ, हाँ, उसमें मैंने लिया आईसीआईसीआई। था। हाँ, तो वो गिर गया फिर। हुँ। तो लेकिन फिर से मैंने एवरेज किया, क्योंकि वो फिर से अच्छे सपोर्ट पे है। तो फिर हाँ, बात वही है ना, जब ज़्यादा ओवर वैल्यूड होगा तो उसके बाद तो उसने वापस आने का उसका नॉर्मल सा है। नहीं, वो चीज़ तो इन्फोसिस में मैंने इसीलिए एंट्री नहीं की थी। मैं 1 साल से 2 साल से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्राइस अब वो नीचे आ रहा है। तो मैंने नहीं, देखा था, इन्फोसिस में तो पता नहीं मैंने उसका क्या है। पहले भी करी थी एंट्रीज़, ये मेरी पुरानी एंट्रीज़ हैं हाँ, इन्फोसिस हाँ, में। पुरानी एंट्री से मैंने भी प्रॉफ़िट बुक किया था, लेकिन इस उसके बार बाद मैं देखिए ना 1 इन्फोसिस, डेढ़ साल से मैं रुका हूँ। हाँ, यहाँ पे कभी वापस आया नहीं तो मैंने एंट्री भी नहीं बनाई। बट हाँ, करेक्ट। इन्फोसिस में मौका मिलेगा तो बना लेंगे, अच्छी कंपनी है। हुँ, हुँ। है ना? वो हाई फ्लाइंग वाला तो आप मतलब, या तो आप मेरे कहने से मान सकते हो, या फिर टाइम के साथ आप खुद ही समझ जाओगे क्यों मैं मना करता हूँ हाई फ्लाइंग नहीं, पकड़ने नहीं, से। मैं वो अब समझ में आ गया। वो अब एक बार जो गलती करते हैं वापस नहीं हाँ, अब। क्योंकि ना जो जोन तो ऑलरेडी किसी स्टॉक ने टच कर रखे हैं, यानी कि ऑलरेडी पास्ट में इन्हीं लोगों ने जो अभी है मार्केट में उसको वो वैल्यू पास्ट में दी थी, तो अब दोबारा वो वैल्यू करेक्ट, देने में इनको ज्यादा कोई भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी वैल्यू देना जो आज तक किसी ने दी नहीं, तो वो तो स्टॉक सोचने से पहले, तभी तो नहीं पैटर्न्स बनते हैं इतने सारे, ये बार बार करेक्ट। कप एंड हैंडल या रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न बनते ही इसलिए हैं क्योंकि वो वैल्यू नई एक जोन में जाने के लिए स्टॉक को टाइम लगता है बहुत, क्योंकि हर कोई उसको वहां करेक्ट। नहीं भेजना चाहता। और वो नया मुझे लगा कि ये सब अच्छी-अच्छी बैंक है, तो नंबर 1, नंबर 2 बैंक है, तो फिर लेकिन नहीं, फिर भी नहीं लॉजिक तो करना सही है। था, क्योंकि लॉजिक तो सही था कि वो गोल्ड है, गोल्ड तो है, लेकिन गोल्ड अगर 2 लाख रुपए तोला मिलेगा अभी तो वो तो नहीं सही लेंगे रहेगा ना। फिर। हाँ, भले ही गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, बट अब वो बहुत महंगा करेक्ट, मिलेगा तो बेकार हो जाएगा। राइट। और किसी का कोई स्टॉक, कोई क्वेश्चन इस हफ्ते, कुछ आप लोगों ने नई एंट्रीज ली हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। आज ज्यादा लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया, शायद सबको लग गया है, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड वाले के फेवर में नहीं रहता था क्योंकि जब लोगों को पता है रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, और ये नहीं पता कि जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो रिकॉर्डिंग होगी किस चीज की।
निफ्टी के बारे में इस हफ्ते कुछ ऐसा मेजर अपडेट नहीं है, क्योंकि निफ्टी वहीं रिवॉल्व कर रहा है, वो जो ये वाला इसका लास्ट सपोर्ट है, इसी के अराउंड रिवॉल्व करने में लगा हुआ है। और अभी यहाँ से मतलब मुझे लगता है कि अब ज़्यादा नीचे डाउन साइड इसमें बची नहीं है, इसलिए यहाँ से मैं तो जब मौके मिल रहे हैं कोशिश कर रहा हूँ कि एंट्रीज बढ़ा सकूँ। हालांकि अभी भी मेरे पास शायद 5% के आसपास बचा ही है फंड, या ज़्यादा ही होगा। नहीं, एटलीस्ट तो सही है, कम से कम हर एक सप्ते कुछ ना कुछ, यानी 2-3 हफ्ते से तो कुछ मंडे को जीजी जीटीटी ट्रिगर हो जा रहा है, कुछ पैसे तो आ जा रहा है वापस। हाँ, पता नहीं है इसका। वो हम ही लोगों का हो रहा है, सबका नहीं हो रहा। अब आसपास पूछना है एक अच्छा। बार, हाँ। क्योंकि हम लोगों ने मतलब अगर कुछ एंट्री ऊपर बनाई है तो कुछ नीचे भी बनाई है, कुछ ऐसे भी बनाई है, तो करेक्ट। हाँ। इस वजह हाँ, से हाँ। हमारा वो बैलेंस चलता रहता है, कभी ना कभी एग्जिट आता रहता है अपना। करेक्ट। हाँ, और जब ये बुलिश होगा मार्केट तो देखना, तो बहुत जल्द फ्रीक्वेंट एग्जिट आएगी, और फिर उसके बाद कैश बहुत ज्यादा हाथ में आ जाता है, तो भी हुँ, इशू हुँ, होता है कि हुँ। अब क्या करें। और देख रहा था उज्जीवन का तो अभी मुझे लग रहा था कि वो जाएगा ऊपर फिर वो नीचे आ गया। हाँ, यानी उज्जीवन का 37 तक गया था फिर से। हम्म, तो नहीं कुछ उज्जीवन तो ऐसे ही कुछ न्यूज़ भी आया था कि उससे लाइसेंस वो ले रही है, कुछ हाँ ग्लोबल हाँ, लाइसेंस। ग्लोबल बैंकिंग उसका ना, अ, वो आप ही लोगों ने शायद ग्रुप में देखिए शेयर किया अच्छा। था, किसने किया था? मेरे भी उज्जीवन में ये है, अच्छा। देखो आपके सामने ही है। हुँ। हाँ, मैंने भी लिया है, मेरा तो 40 कुछ पे एवरेज है, 41 या 42 पे। इसमें बैंकिंग तो मैंने अच्छा। आपको कहा कि बैंकिंग ना बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे तो है, पर कंट्रोल्ड क्वांटिटी से बाहर जाओगे तो फिर हो सकता है बहुत मेजर पैसा अटका रहे। बट नहीं, इसके मेरा पास इसमें अटका हुआ है, इसमें भी बहुत पैसा मेरा अटका हुआ है, यानी मुझे मेरे हिसाब से, यानी मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से अच्छा खासा इसमें गया परसेंटेज हुआ वाइज में बहुत ज्यादा है। है नहीं, ना? क्या होता है इसका? परसेंटेज वाइज में हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा होगा ना। बताइए। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, लेकिन मुझे बैंकिंग सेक्टर ही सबसे अच्छा लगता है, यानी अभी तक मुझे प्रॉफिट तो यहीं से आया ज़्यादा, अच्छा लगता है। अच्छा लाइव में भी थैंक यू सर सुनील जी, मैं लाइव में भी कमेंट आ रहे हैं हम लोगों के। नाइस। गौतम, हाँ जी बताइए सर, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कोई शुरू करें। अ, बताइए। मैंने एक स्टॉक लिया था केपीआई ग्रीन। हाँ, फिलहाल अभी वो 30% डाउन पे है। तो केपीआई टी इज इट केपीआई ग्रीन? ग्रीन, ये सर आपने मेरे को बीच में कहा था क्या देखने के लिए? केपीआई ग्रीन ना? या नहीं, इसको मैंने अभी तक नहीं देखा है। एक मैंने इसमें टॉप तो बना रखा है, पर ये किस बात का बना है, या शायद लास्ट मीटिंग में कभी डिस्कस किया हो हमने। नहीं, केपीआई ग्रीन मैंने तो नहीं बोला था। यही है ना केपीआई ग्रीन जो मैंने अभी सामने खोला है, जो दिख रहा होगा आपको? हाँ हाँ। क्या है सर इसमें खास? मैंने क्योंकि अभी ये स्टडी नहीं किया, तो मेरे को फंडामेंटल का आइडिया नहीं है, आप थोड़ा बताइए, मैं तब तक पैरेलल देख भी लेता हूँ। अब ग्रीन एनर्जी पे फोकस उस वक्त था तो मैंने लिया था वो लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, तो अभी फिलहाल अराउंड 30% डाउन पे है पोर्टफोलियो इसका। तो कैन वी एवरेज दिस वन राइट नाउ? एवरेज का तो सर हमें थोड़ा सा ना और थोड़ा डीपर स्टडी करना पड़ेगा। कब की है ये कंपनी? टाइम तो हो ही गया इसको 21 से। अभी हम टेक्निकल के हिसाब से देखें तो फॉल कब, अगस्त सितंबर, ये यहाँ पे इसने क्लो लगाया था ना, और उसी के बाद से सितंबर के आसपास यहाँ से मार्केट पलटा, तो लो उसका ब्रेक हो गया। नहीं तो इसने इस चैनल में मूव करना था, जो इसका पैटर्न था। बट वही बात है कि जब आपका स्टॉक थोड़ा वैल्यूएशन में ओवर हो जाता है ना, उसके बाद जब भी ओवरऑल मार्केट पलटेगा, तो जो जितना ज़्यादा ओवर हुए थे वैल्यूएशन में, वो उतना ज़्यादा पलटेंगे। तो इसने अपना ही लो तोड़ के फिलहाल ये नीचे की तरफ है। अब फिलहाल मेरे को इसमें ऐसा कोई स्पॉट नहीं दिख रहा जहाँ मैं कह सकूँ कि स्टॉक जाके रुक सकता है। अब ये एक स्पॉट है, बट ये स्पॉट अभी बहुत दूर है हमारे करंट प्राइस से। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है सर, कितना पार्ट होगा पोर्टफोलियो का?
I have invested around परसेंटेज टर्म्स में बताइएगा। 5%. हाँ, कोई नहीं, अगर 5% के अंदर ही है, आपका कंट्रोल्ड है तो, पर फिर वही बात है, फिर एवरेज का स्कोप आप पे बचा नहीं ना एज पर हमारे नियम। अगर एवरेज का स्कोप ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें? फिर तो आप ठीक बस है। वेट ही कर सकते हैं। लॉस में कट करने का तो कोई मतलब नहीं है। हुँ, टाइम हुँ। ले सकता है, टाइम तो ऑफ कोर्स लेगा ही। बाकी मैं ज़्यादा जजमेंट तभी दे पाऊंगा जब मैं एक बार फंडामेंटल्स अच्छे से देख लूँ। अगर आप कुछ बता पाएँ कि आपने क्या देखा था जिस बेसिस पे आपको लगा कि एक ग्रोइंग कंपनी बन सकती है हाँ, या फिर वही ग्रीन एनर्जी पे फ़ोकस था, तो उस हिसाब से मैंने लिया था। सिर्फ सिर्फ थीम थीम के बेस पे कि हाँ, थीम ग्रीन हाँ, एनर्जी की है और ये और पूरा। प्रॉफ़िट भी कुछ था मार्केट का, प्रॉफ़िट परसेंटेज कुछ अच्छा था, ऐसे ही देख के लिया था। हाँ, नंबर्स तो बढ़िया हैं उसके, कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा है। दिसंबर 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 उसके बाद हम्म सही लग रहा है सर ये ग्रीन एनर्जी वाले। बाकी स्टॉक मैंने देखे थे तो लगभग वैसे ही नंबर्स हैं, बहुत अच्छे ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। होता क्या है ना, जब आपको मैं थोड़ा सा ये शेयर करता हूँ पहले। जब इस तरह की कंपनी है ना, जो किसी पर्टिकुलर थीम पे या किसी आइडिया पे, आप मान के चलो कुछ ओवरऑल मार्केट में एक जनरल आइडिया उस सेक्टर को लेके चल रहा है, और उस आइडिया के बेसिस पे वो आइडिया चल भी इसलिए रहा है क्योंकि उसका पोटेंशियल भी लगता है सबको, और वो नंबर्स में भी आपको दिख रहा है, जैसे कि एपीआई ग्रीन के मैंने यहाँ नंबर्स आपके सामने खोल रखे हैं। अब इसके अगर आप रिजल्ट में जाओगे तो ये इसके सेल्स साइड पे भी आपको नंबर्स एकदम बढ़िया ढंग से ग्रो होते हुए दिखेंगे, प्रॉफिट साइड पे भी बढ़िया से ग्रो होते हुए दिखेंगे, आप क्वार्टर में भी देखो ईयर ऑन ईयर उसमें भी आपको बिल्कुल बढ़िया से ग्रोथ दिखेगी सारे नंबर्स में। तो जो ऑलरेडी थीम चल रही थी कि ये वाला सेक्टर ग्रो करेगा, वो उस तरीके से ही स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इसका आकलन करना या एनालिसिस करना बहुत ही सिंपल हो गया। अब सर का एग्जिट हो गया शायद। तो जब इसका आकलन करना इतना सिंपल हो गया ना कि कोई भी देख के, ये इसका ग्रोथ रेट देख के 70%, 116%, ये यहाँ पे 70%, 90%, जो कि बहुत अमेजिंग ग्रोथ रेट है। ये सब जब सबको इतना इजीली विजिबल है ना, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ प्राइस प्राइस में उतना इजीली आ भी जाएगी, जो चीज़ जितना इजीली आपको दिख रही है। तो प्राइस में वो उसकी वो ग्रोथ रेट है, वो जिस दर से बढ़ेगा वो पहले ही फैक्टर इन करके बैठे हैं। तो ऐसे टाइम पे जब भी सेंटिमेंट पलटेगा ना, या फिर इसके नंबर्स में खासकर अगर इसके नंबर में जरा भी आपको डिप दिखेगा या जरा भी वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट नहीं रीच कर पाएगा, जब हम बोलते हैं ना कभी रिजल्ट अच्छे आए पर स्टॉक क्यों गिर गया, तो वो ऐसे स्टॉक्स गिरते हैं। जैसे ही हमारे सेंटीमेंट उसमें एक पॉइंट पे भी बिगड़ते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्जिट बनती है, और एग्जिट जब बनेगी प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि लोग उसमें जनरली प्रॉफिट में होते हैं बहुत शुरू शुरू से उठा के, और बहुत तेजी से उसकी रैली की सवार कर रहे होते हैं। तो इवेंचुअली वो प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर पैनिक सेलिंग होने में लग जाती है, क्योंकि प्राइस गिरता है तो लोग और बेचने लगते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में यही रिस्क होता है, जो जितना इजीली आपको दिख रहा है ना कि एक पीस ऑफ केक है इसकी ग्रोथ, तो उतना इजीली ही उसके लिए फॉल वाला भी एरिया है। अच्छा, आप ठीक समझ है। रहे होंगे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसके हुँ, हुँ, हुँ। अराउंड की साइकोलॉजी की, जो स्टॉक जितना इजीली दिखेगा आपको ग्रो करता हुआ, वो फंडामेंटल्स में उतना ही इजीली वो आपको उसके चार्ट में भी दिख जाएगा, और उतना ही ज़्यादा उसके प्राइस में भी फैक्टर्ड इन होगी सारी चीज़ें, और फिर उतना ही ज़्यादा वल्नरेबल भी वो होगा जब आपके मार्केट में जब साइकिल्स का परिवर्तन होता है, या तो वो सेक्टर वीक होने लगे, या वो स्टॉक में कोई वीक होने लगे, उसके कोई नंबर्स में कुछ गड़बड़ होने लगे, या फिर ओवरऑल देखो निफ्टी के फॉल के बाद जो इसको जिस तरीके की रैली ये लेके आ रहा था यहाँ से, अब ये कौन से प्राइस से आपका देखो, मेरे ख्याल से तो बहुत ही मिनिमम से 2021 से 20-25 रुपए के प्राइस से 700 रुपए तक पहुंचना, वही अपने आप में मल्टीबैगर वाले रिटर्न है। यहाँ से भी अगर मैं देखूं तो ये 1800% की रिटर्न। तो जिस तरह की ग्रोथ वो थी, वो ग्रोथ एकदम यहाँ पे टूट गई, क्यों? क्योंकि वो एरिया ही ऐसा वाला है, ये सितंबर के टाइम वाला, जब मार्केट जहाँ से पलटना शुरू हुआ, सेंटीमेंट चेंज हुए, फिर चाहे आपके स्टॉक के मतलब भाई नंबर आपका कितने भी स्क्रीन अच्छे नहीं हो। विजिबल है। जी। स्क्रीन विजिबल नहीं है वो वाली अच्छा चार्ट वाली। अच्छा अच्छा, हाँ ये मैं कहता तो बता दिया करो स्क्रीन। जैसे ये है ना, अभी आप देखो इसका यहाँ से टॉप इसने जो लगाया था 2500%, और वो भी ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है, 2021 की बात है, 2021 से अभी तक ये 2500% के गेन दे चुका। इसका मतलब भी वो है कि जो ग्रोथ आप उसकी देख रहे हो ना, वो 90-90% की CAGR टर्म्स में ग्रोथ रेट, वो सारा इसका फैक्टर्ड इन है प्राइस में। समझ रहे हो ना बात को?
जब प्राइस भी उसका साथ-साथ बढ़ जी। गया और अब ऐसे ऐसे टाइम पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेंटीमेंट बदले सितंबर के आसपास और ये यहाँ पे एक सपोर्ट था। सेंटीमेंट बदले तो सपोर्ट टूटा, उसके बाद वो वापस उसने कोशिश करी उस सपोर्ट को वापस उस ज़ोन को एंटर करने में जिस ज़ोन में उसका चलना था कि अगर वो स्टे करता तो इस ज़ोन में ही करता, नीचे ना जाता। अगर मार्केट सही रहता और या तो इस ज़ोन को ब्रेक करके ऊपर ही जाता क्योंकि रिज़ल्ट उसके साथ उस हिसाब से हैं उसके। बट वो उसके नीचे चला गया और वापस से फिर इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, उस ज़ोन को एंटर करने की कोशिश करी पर एंटर इवेंचुअली नहीं कर पाया और फर्दर और नीचे फॉल आ गया क्योंकि ओवरऑल मार्केट इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, उस सेंटीमेंट को ही सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप ग्रोइंग वाले उसमें हो, एक कह लो बुलिश मार्केट में हो। इसमें न्यू एंट्री का कुछ देख सकते हैं क्या? क्योंकि न्यू अब एंड 30% अगर इनका गिरा है मतलब उसको हाँ, 50% हाँ, ऊपर हाँ। जाना पड़ेगा। एक तो देखो, एक तो जनरली जब भी अगर ये 300 के नीचे अगर आता है, हाँ, जब भी अगर गिरता है ना स्टॉक, जब वो बहुत ज़्यादा गिरता है ना, हाँ, तो उसमें इमीडिएट निकलने की सलाह नहीं दी जाती कि निकल जाओ उसमें से, चाहे वो स्टॉक बेकार ही क्यों नहीं है। क्योंकि जब इमीडिएट हाँ, गिरेगा तो ओवर सेलिंग हो जाएगा, जब ओवर सेलिंग हो जाएगी तो उसके बाद एक या तो उसे डेड कैट बाउंस भी बोलते हैं कुछ लोग या फिर ऐसा कह लो कि कंटिन्यूएशन में लंबे समय तक एक ही चीज मार्केट में हो नहीं सकती, चाहे वो रैली हो, चाहे वो डाउन साइड पे हो, चाहे वो खराब स्टॉक हो, चाहे वो अच्छा हो। क्योंकि इवेंचुअली वो एक टाइम के बाद उसमें बायर बढ़ने लगेंगे, उन्हें चीप लगने लगेगा और हो सकता है वो थोड़ा सा इसको वापस से यहाँ से मैं मार्क करके आपको दिखाऊं तो हो सकता है थोड़ा सा वापस यहाँ से चला दे। लेकिन एक लॉन्गर रन में अभी वो फिलहाल पॉजिटिव साइड पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ओवरऑल मार्केट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा उसके आइडिया को। फिलहाल अगर मैं टेक्निकली बोलूँ कि इमीडिएट कोई सपोर्ट, देखो यहाँ पे तो कोई सपोर्ट था नहीं, ये वाली जो रेंज थी, एक सपोर्ट इसका यहीं पे था। अगर आप पास्ट में देखोगे तो ये वाला एक सपोर्ट इसका था और एक ये वाला इसका सपोर्ट था यहाँ पे कहीं। तो ये वाले सपोर्ट पे जो ऊपर वाला इसका सपोर्ट था, वहाँ वो ऑलरेडी परफॉर्म करके दिखा चुका और उसके बाद जो है उसने गिरना ही तय किया कि उसको तोड़ दिया। उसके बाद जो अगला सपोर्ट था, ये वीक सपोर्ट था, सिंगल टाइम ही इसने इस सपोर्ट पे थोड़ा सा होल्ड किया था और उतना ही वीक इसने यहाँ पे भी होल्ड किया। बस उसके बाद उसने उसको भी तोड़ दिया क्योंकि मोमेंटम के साथ आ रहा है। अब फिलहाल ये एक ऐसे जोन में है जहाँ इमीडिएट कोई सपोर्ट नहीं है इस पॉइंट तक तो। लेकिन हाँ, अगला सपोर्ट अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करना चाहो तो हाँ, ये वाला एक जोन बन सकता है, थोड़ा सा सपोर्ट, वो भी हाँ, कोई ऐसा मीन्स मेजर एक आध सपोर्ट। परसेंट की अगर एंट्री अगर चाहे तो हाँ, 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 अगर कोई बहुत ऐसा कह लो एग्रेसिव बंदा 300 के मार्केट नीचे, में है हाँ, कि अगर हाँ, कि मिलता है भाई कुछ, मेरे को हाँ। इसमें से बनाना ही बनाना है, तो 1-8% की एंट्री लेके आप वो कर सकते हो। रिकमेंडेड ये होता है कि अगर स्टॉक आपको ऑलरेडी वैल्यूएशन उसकी बहुत कम नहीं हुई है अभी भी, क्योंकि इसकी मुझे नहीं लगता बहुत कम हुई है वैल्यूएशन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। अगर वैल्यूएशन बहुत कम नहीं हुई है तो आप एक फ्लाइंग कहते हैं ना फॉलिंग नाइफ पकड़ रहे होंगे। तो फॉलिंग नाइफ को एटलीस्ट ऐसे केसेस में जब वैल्यूएशन भी उसके साथ-साथ ही मैच कर रही है, हाई है, इस गिरने के बाद भी, तो आप उस फॉलिंग नाइफ को एटलीस्ट थोड़ा-सा सेटल होने का टाइम दो, कि थोड़ा-सा सेटल हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि हाँ, अब वो थोड़ा-सा जिस तेज़ी से उसमें पैनिक सेलिंग हो रही है, वो रुक गई है। ऐसा हम हर केस में नहीं करते पर ज़्यादातर उन केसेस में करते हैं जिस केसेस में वैल्यूएशन ऑलरेडी आपकी पीक पे है। अब जैसे यथार्थ है, तो यथार्थ को मैं फॉल होते हुए भी पकड़ सकता हूँ। मैंने पकड़ा भी लास्ट में और अभी भी मैं आगे भी शायद उसको पकड़ लूँ एक और बार। वो इसीलिए क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन वाला गेम है वो कभी भी पलट सकता है वहाँ से। वो मुझे सेंस बनाता हुआ नहीं लग रहा है क्योंकि वो कोई हाइली वैल्यूड स्टॉक नहीं है जिस जिस तरीके से वो फॉल कर रहा था। और जितना वो फॉल करेगा, कल को यथार्थ 10% गिर जाता है तो आप मान के चलो वो ऑलरेडी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो और भी ज़्यादा फर्दर 10% अंडर वैल्यू हो जाता है। बट इसके साथ वो नहीं है। ये अभी अंडर वैल्यू नहीं हो रहा। ये अभी जो एक्सट्रीम वैल्यूएशन इसको दे रखी है, उनको करेक्ट कर रहा है। तो पहला ज़ोन तो आपके पास यही है 330 का और उसके बाद मे बी यहाँ पे एक अगला सपोर्ट आप छोटे-मोटे सपोर्ट ढूँढना चाहो तो ये है। मेजर अगर कोई सपोर्ट ढूँढोगे तो 282 का और मेजर अगर इसके पास सपोर्ट है तो मेजर सपोर्ट सिर्फ़ यही वाला है। क्योंकि ये वाले ज़ोन पे लास्ट टाइम भी इसको ब्रेक करके निकलने में दिक्कत हुई थी और इस टाइम भी इस ज़ोन पे अगर पहुँचेगा ये वाले ₹209 के, तो फिर वहाँ पे हो सकता है इसको कैच कर लिया जाए। और जिस तरीके की टाइमलाइन पूरे मार्केट की लग रही है, तो अगर इसका फॉल थोड़ा तेज़ रहा तो ये जिस टाइम तक यहाँ पे पहुँचेगा, इस वाले ज़ोन तक, लास्ट वाले ज़ोन तक, तो वही वो टाइम होगा जब निफ्टी का फॉल भी सैचुरेट हो चुका होगा। मतलब उस फॉल को भी लोगों ने पचा लिया होगा और अब लोग एंट्रीज़ की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो वो एक जब टाइमिंग मैच करेगी ना दोनों की, तो वापस से ये रैली हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू कर दे। वही है, स्टॉक में कोई कमी नहीं, टाइमिंग में और वैल्यूएशंस में और वो मार्केट का जो गेम होता है मेजरली ना, उसमें थोड़ा-सा मैच और मिसमैच की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप हर स्टॉक में वो इतना परफेक्टली पकड़ पाओ। इसलिए हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, इसलिए उसको इस स्ट्रक्चर में इस तरीके से डेवलप करते हैं कि आप मेजॉरिटी स्टॉक्स में वो पकड़ पाओ सही तरीके से और प्रॉफ़िट बनाते रहो और साथ-साथ आपका पैसा सर्कुलेट होता रहे।
गौतम भाई एंजल वन जो है एंजल वन में तो मेरा तो सारा उसमें दिमाग बहुत खराब किया मुझे एंजल वन ने, क्योंकि एंजल वन मेरा बहुत लो पे मेरी एंट्री थी। अभी भी मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में ही हूँ इसमें शायद, बट सारा ये जो गेन था ना सब निकल गया। अच्छा वो तो सही मेरी एंट्री कहाँ थी एंजल वन में? ग्रैंड फार्मा में मेरा सेम यही, आप ग्रैंड फार्मा देखिए ना, हाँ सेम हाँ चार्ट बन रहा है ग्रैंड वो फार्मा में भी, उसका तो उसमें भी ब्रेकआउट तो भी हुआ था, बट वही है ना, जब मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा ना आपको। खैर एंजल वन में तो अलग कहानी है। एंजल वन में तो जो रिस्ट्रिक्शन थे एफएनओ की वजह से, उसकी वजह से बहुत डेंट पड़ा कंपनी पे। और ये अब सारी कंपनियों का हाल मुझे लगता है होने वाला है, इसलिए ये इतना डाइवर्सिफाई करने की भी सोच रहे हैं अलग अलग उसमें, मतलब अपना ही पोर्टफोलियो वाइड करने की, कि ये भी कर लेंगे, म्यूचुअल फंड भी ले आएंगे वगैरह वगैरह, जो कि एक अच्छा स्टेप है। तो इमीडिएट टर्म्स में मुझे इसमें भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है अच्छा होता हुआ। हो सकता है कि कुछ वही डेड कैट बाउंस जैसा, या ओवरसोल्ड हो गया है तो वापस से कोई बाइंग इसमें आए थोड़े से लेवल की, बट कोई मेजर वापस से टर्न अराउंड करके अपने पुराने लेवल तक पहुंच जाए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं लग रही है। क्योंकि एक डेंट तो कंपनी में पड़ रखा फिलहाल के लिए, जो कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जैसे जैसे कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है चीज़ों को, तो वापस से कंपनी जो है ट्रैक पे आके अच्छे, मुझे लगता है कि नंबर्स पोस्ट कर देगी। तो फिलहाल अभी के तो लिए। मैंने हाँ 2400 पे लिया एंट्री अब। अभी लिया आपने जस्ट रिसेंट? हाँ 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 नहीं आपने। हाँ हाँ, हाँ हाँ नहीं कोई लिया था इशू मैं। नहीं है वैसे, मेरे हिसाब से तो इसको फॉल होने देना था आपने, बट कोई नहीं, आपने ये वाले सपोर्ट पे लिया है तो वो भी ठीक है। फिलहाल तो सपोर्ट सपोर्ट की एक रेंज टाइप से वो, अभी आप देख लो, अगर ये कल को वापस से इस रेंज को जिसको इसने ब्रेक कर रखा है ना यहाँ जो मार्क की हुई, अगर कल को इसको वापस से कवर करके ऊपर की तरफ इसके आ जाता है ये, मतलब कल सुबह आप देखते हो तो इसका प्राइस अगर ऊपर की तरफ आपको मिलता है, तो आप थोड़े से वो हो सकते हो कि हाँ चलो एक छोटा प्रॉफिट बना के आप निकल सकते हो उसमें। लेकिन अगर हाँ रेंज ब्रेक, करेक्ट। हाँ रेंज अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ये अगली रेंज में पहुंच जाएगा, और फिर आपको या तो एवरेज वाला गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगली रेंज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका एक मेजर सपोर्ट 1900 है या पास। 2000 कुछ है। हाँ ये वाला एक 2000 वाला मेजर सपोर्ट है, तो वहां पे आपको एवरेज वाला गेम खेल के तब जाके अपनी क्वांटिटीज को जो है आगे कट कर सकते हो बेटर प्राइस पे। करेक्ट। बट मैं तो ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अभी ये बहुत ज्यादा नहीं रिस्क में क्वांटिटी लेने वाली में, जरूरत है नहीं। अब मैं हम्म, क्वांटिटी बहुत कम कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं, यानी कम के हाँ हिसाब से भी चल रहा हूँ। बिल्कुल हर बिल्कुल। एक सपोर्ट पे मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 1% पूरा लगा दे रहा हूँ जो मैंने पोर्टफोलियो कल पे, ऐसा आप नहीं कर लोगों रहा को हूँ। मैसेज किया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। वो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने उस पर करेक्ट। ध्यान दिया या नहीं। विजय कीडिया वाला राइट? हाँ क्या? विजय कीडिया वाला बोल रहे हैं क्या आप? नहीं 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 वो तो खैर है ही इंपॉर्टेंट, वो तो मेरी साइकोलॉजी भी सेम है, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं करेक्ट वही चीज, करेक्ट हाँ आपने तो खैर कोर्स में भी वही मैंने बताया होगा कि भाई मैं वो वैल्यू का जो गैप होता है ना, जब लोग, हाँ जो हमने डिस्कस भी किया था कि पब्लिक कैसे पागल है, तो वही उस करेक्ट। पागलपन को सही समय पे कैसे इस्तेमाल करना है, वही सेम चीज विजय केडिया जी के मुंह से भी आपने हम्म, सुन ली, तो आपको बिलीव हो गया होगा कि हाँ बड़े लोग ऐसे ही गेम सही खेलते हैं, बात है हाँ, है ना। उनको भी correct। समझ में आ रहा है कि कब पब्लिक बेवकूफ़ी कर रही है, तो तब हम कुछ अपना स्कोप देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे कोई फ़ॉर्मूला तो है नहीं मार्केट में पैसे बनाने का, जो चीज़ डिपेंडेंट ही बाइंग और सेलिंग पे है पब्लिक के। तो जब मैं, अगर मुझे लगता है यहाँ बाय करना चाहिए, तो कोई फ़ॉर्मूला के बेस पे तो सभी को लगेगा बाय करना चाहिए, तो फिर बाय कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, सही क्योंकि कोई बात है। सेलर ही नहीं होगा। तो ये था इसका स्टोरी। और मेन मैं ये बोल रहा था, कल जो मैंने एक मैसेज किया था वो इम्पोर्टेंट था। मैसेज वो था जिसमें मैंने बताया था कि सिर्फ़ आपके जो कौन सा स्टॉक आपने कहाँ उठाया है, किस तरीके से आप उसको प्लान कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट है ना, वो है। मतलब कहीं ज़्यादा क्या, आप उसको इक्वल भी रख सकते हो, बट आप, मैंने जितना देखा है आप लोगों में भी और बाकी बिगिनर्स में भी, वो उस चीज़ को उतना महत्व नहीं देते, वो स्टॉक सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। स्टॉक सिलेक्शन नो डाउट इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप वो चीज़ को सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं ना पोर्टफोलियो को अपने पूरे, तो फिर स्टॉक चाहे अच्छे भी सेलेक्ट कर लो, इवेंचुअली आप नोटिस करोगे कि अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आपका पैसा नहीं बन रहा, पर आपके साथ में कोई अच्छा ट्रेडर है वो बना रहा, फिर भी वो इसलिए बना रहा क्योंकि ओवरऑल उसको मैनेज कर पा रहा। करेक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैंने सबसे भी इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस से सीखा है। एग्जैक्टली ये वही स्किल मैनेजमेंट वाला सबसे पार्ट है। इम्पोर्टेंट है। अब मैंने कोई करेक्ट। एंट्री ली होती है बड़े प्राइस पे, अब उसमें दो तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। और पहले तो होते हैं कि आपने 1% की क्यों ली, इससे क्या ही फायदा। वो ये नहीं समझ रहे हैं मैं ऑलरेडी 90% इन्वेस्टेड हूँ, मैं एक एक परसेंट से ही बांट रहा हूँ अपनी एंट्री, तो मैं 90% मेरी एंट्रीज उसी एक एक तरीके से एक एक परसेंट के हिसाब से बटी हुई है।
अब उसमें भी जब वो वहां से फर्दर 50% से फॉल कर जाता है तो लोगों को लगता है कि मेरा बड़ा उसमें लॉस हो गया है, कि ये वाला स्टॉक तो मेरा 50% डाउन है। बट वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैंने एक ही इसीलिए एक बनाई थी ताकि वो मेरे एक तो उसमें आ जाएगा पोर्टफोलियो में, और फिर टाइमली मैं जब मुझे पता चलेगा कि ये ओवर सोल्ड यहाँ पे हो चुका है, तो वहां पे मैं उसमें पैसा सर्कुलेट कर सकता हूँ। और दूसरी जगह से पैसा सर्कुलेट करके मैं उसको टाइमली एवरेज कर करके अपने प्राइस को इतना नीचे ले आता हूँ कि एक छोटा मूव भी अगर वो देता है तो मेरी वो जो सारी जो कसर थी वो सारी की सारी उसमें से निकल जाती है। और ये मैं उस स्टॉक की बता रहा हूँ जिस स्टॉक ने मुझे लॉस दिया, एक बड़ा लॉस, जो लोगों की नज़र में एक बड़ा लॉस है। और जब आप उसको प्रॉफिट वाले स्टॉक में देखते हो तो आपको लगेगा कि यार फिर तो मतलब दोनों तरफ ही फायदा फायदा हो रहा है, क्योंकि लॉस में भी हम इवेंचुअली फायदा कर ले रहे और प्रॉफिट में तो हम बहुत बड़ा वाला फायदा कर ले रहे, क्योंकि हम बहुत जल्दी अपनी पोजीशन को काट के दोबारा री एंटर हो जा रहे, दोबारा उसमें वो कर ले रहे। जैसे ये एक मैंने ऐसी एक खोल रखा है, तो इसमें इन वाली एंट्रीज ने बहुत ज्यादा टाइम लिया, यहाँ से डिप दे दिया। उसके बाद मैंने इसमें चलो गलती हुई कि मैंने एवरेज नहीं किया, उस वक्त मेरे पे मे भी फंड नहीं अवेलेबल होगा, बट यहाँ पे मैंने इसका प्रॉफिट काट के जो अगली एंट्री थी वो दोबारा से उसी जोन में बना ली। अब इस तरीके से भी स्टॉक मैंने पकड़ रखा था, उसकी वो टाइमिंग और वो चीजें भी मैं पुरानी एंट्रीज से मेरे को रट गई कि भाई इस तरीके से परफॉर्म करेगा। और फिर दोबारा ये अगली वाली जो एंट्री थी उसको बहुत जल्दी वो मैंने काट दी। वो मैं बहुत ही मतलब क्विक उसका प्रॉफिट बन गया, तो उसने मेरा ओवरऑल सीएजीआर को मेंटेन कर दिया। अब अगली जो एंट्री है मैंने ये वाली ली है, इसके बाद मैंने ये वाली ली है, और ये मुझे लग रहा है अभी इतना ब्यूटीफुल स्टॉक है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग इतना रिस्क लेने की तरफ बजाय, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदना चाहिए या ऐसे स्टॉक खरीदना चाहिए, जबकि ये मुझे लगता है कि ये तो हाँ, पैसा पड़ा हुआ है, करेक्ट। आपको उठाना है बस इतना सिंपल वाले और स्टॉक है ये। इसमें तो बहुत अच्छा था। मैंने 2261 पे मैंने इसका मेरा जीटीटी लगा हुआ था, हाँ तो ये मेरा उसी प्राइस पे गया, हाँ, बाईस सौ इकसठ रुपए में। ये देखो ना, ये वाली आप विक देख रहे हो। अब मैं इसको डे डे मतलब दिन के दौरान थोड़ी मॉनिटर करके यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, ये तो मेरा जीटीटी था जिसने करेक्ट। मेरे को टाइमली एग्जिट दिया। अगली बार भी वहीं दिया, वहीं जीटीटी था मेरा। उसके बाद चल गया, अब लोग बोलते हैं ये मेरा गेन मिस हो गया, वो सब नहीं सोचना होता। सिंपली सेटअप के हिसाब से, अब हम्म। देखो सेटअप के हिसाब से काम किया, वापस फॉल आया, दोबारा उठा लिया यहाँ पे, अब एक और बार करेक्ट। उठा लिया। फर्दर ये फॉल कर जाए 5-10%, देखो मैं फिर एंट्री बना लूंगा, और मैं इसमें पूरा 5% को अपना फुल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये इजी मनी है मार्केट में। करेक्ट। हम्म। और ये तुरंत प्रॉफिट भी दे देगा। हाँ हाँ, मुझे मैं मतलब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले मल्टीपल टाइम इसको ट्रेड किया हुआ है मैंने। और मुझे मतलब मैंने अभी तक मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि आप जितना रिस्कियर साइड पे जा रहे हो मार्केट में, जितना वो करते हो ना, उतना मुझे लगता है कि वर्थ इट नहीं है। मतलब इवन मेरे पोर्टफोलियो में भी कुछ रिस्की स्टॉक भी होते हैं, हाँ, हर पल, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा वो स्कोप भी रखना चाहिए, वो जल्दी और बेटर बड़े रिटर्न्स बनाने का। बट इवेंचुअली मैंने देखा है लॉन्गर रन में जब इजीली आपका एक 20% से ज्यादा का सीएजीआर बन सकता है, तो क्यों आप एक बड़ा रिस्क लेके उस सीएजीआर को इम्पैक्ट होने के मौका दे रहे हो। क्योंकि इसमें हो गया या कोटेक में हो गया या वो, अब देखो कोटेक में भी मैं अपनी ही अगर गलती बताऊं तो कोटेक में मैंने बहुत ज्यादा वेट करा। क्यों? क्योंकि ग्रीड, वो ग्रीड को काबू नहीं रखा, नहीं तो कितनी बार ये गेन बनता। मुझे ऑलरेडी ये कोटेक में जब डिस्कस किया था तब भी ये रेंज मार्क थी कि इस रेंज में मूव कर रहा है। अब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अब रेंज तोड़ेगा, अब रेंज तोड़ेगा, अरे रेंज ही रेंज में मैं 4 बार पैसे बना सकता था, पर नहीं बना बना पाया, क्योंकि इसमें मेरा ग्रीड रहा, बैंकिंग सेक्टर का था, मुझे लगा करेक्ट। ग्रोइंग इसमें सेक्टर है। जैसे, हाँ, इसमें मैंने भी यानी बनाया है, कदम भाई 2 बार मैंने बना लिया इसमें। हाँ वही ना, मैं वही तो वही मैंने कहा ना कि हाँ। मैंने कुछ कुछ स्टॉक में अपनी ग्रीड को भी रखा, कुछ कुछ रिस्क भी ले लिया, लेकिन इवेंचुअली मैं इसी डिसीजन पे पहुंच रहा हूँ कि उससे बेटर है कि इतने लंबे समय से, मतलब पिछले 5-6 साल में मैंने देखा है कि, तो जिन स्टॉक ने इजीली पैसा बनाया ना वो स्टॉक हमेशा बेटर रहे। और जिन स्टॉक ने रिस्क में रहा ना, तो भले ही कभी मैंने रिस्क में अच्छा भी कमा लिया, लेकिन जब जिसने नहीं कमा के दिया ना, अभी 4 एंट्री उसने मेरी जब मुझे फंसाया रखा ना करीब 1 साल के आसपास, तो इसने वो सब मेरा बराबर कर दिया जितना मैंने अच्छा रिटर्न भी बनाया था। और जबकि अगर मैं इसको वैसे ही स्मार्टली प्ले करता तो इसमें बढ़िया रिटर्न बनती। खैर फिलहाल मैं इसमें से एग्जिट हो चुका, अभी वापस मैं वेट कर रहा हूँ इसका। इसको तो मैं वैसे ही प्ले करूंगा एग्जैक्टली जैसे मैं वो है। और जिस तरीके से ये पूरा बैंकिंग सेक्टर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये थोड़ा एक डिप दे तो मैं इसको नीचे एक्युमुलेट करना शुरू करूँ, और फिर अगली बार मैं क्विकली क्विकली बेचूंगा इसको। मेरे ख्याल से 2-4 महीने में अगर इसके 10-20% के रिटर्न बन जाएंगे तो बढ़िया है। कोई भी नया है ना आप में से जो सर एक देख, बार हाँ वो जी देख, प्राजल जी हाँ बताइए। हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, वो मैं बस तेजस एक बार देखना आप, उसमें तेजस मतलब तेजस 10% का फॉल अभी दिया था लास्ट वर्क वो डे में। तेजस वो कौन जो सा, विजय तेजस केडिया नेटवर्क? भी अब क्या धीरे धीरे, हाँ तेजस नेटवर्क की धीरे धीरे वो भी अपना वो वेटेज कम कर रहे हैं इसमें। कौन? विजय केडिया का ही मेन स्टॉक है ना ये। अच्छा, वो वेटेज कम कर रहे हैं अपना। 40, हाँ 40 रुपए पे उन्होंने लिया था इसी स्टॉक ने उनको विजय केडिया बनाया मतलब।
अच्छा। हाँ, तो वही वाली बात है जो वो उस वीडियो में कह रहे थे कि जब वो पब्लिक उसको वो करने लग जाती है तो हाँ, निकलने का टाइम हो जाता है ना। उसी का उल्टा है, जब हाँ, पब्लिक गिराने लग जाए ये तो बाइक कोविड नहीं के रुकता। टाइम में उन्होंने कब 40 रुपए में लिया था, फिर अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है। हाँ, इसके हमने डिस्कस किया होगा इसको पहले, क्योंकि इसमें मेरी ड्राइंग बनी हुई है पहले से। तो फंडामेंटल हमने डिस्कस किए थे, कैसे थे, अच्छे थे। मैं तो अभी देख रहा हूँ अभी, क्योंकि 9% कुछ फॉल था फ्राइडे को शायद तक, हाँ, उसका रिजल्ट वगैरह आया होगा। मैंने कभी ट्रैक नहीं किया मतलब इसको। अच्छा, कभी ट्रैक नहीं किया अभी तो। ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कंपनी का, क्योंकि फिलहाल ऐसा सही लग रहा है। एक अगर ये आपकी लाइन के सपोर्ट पे आता है है ये। तो हाँ, नहीं, हाँ, मतलब ट्रेंड ये तो इसका ब्लू यही लाइन चल जो रहा था। जो मैंने एक क्लास में आप लोगों को बताई थी ना कि हर स्टॉक का एक ग्रोथ होता है, तो उसका वही ग्रोथ काइंड ऑफ उसके चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होता है, जो उसके फाइनेंशियल्स का ग्रोथ होता है। तो ये कहीं ना कहीं हम जब इस तरीके के चैनल बनाते हैं ना, जो एक अराउंड 45 डिग्री के एंगल पे बन रहे होते हैं, तो वो उसी ग्रोथ वाले रेट को पकड़ने के लिए बन रहे होते हैं। और उसी ग्रोथ वाले रेट में आप अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो कि जब ये चैनल टूटा नीचे की तरफ, तो तुरंत देखो बाइंग आई, वो भी हैवी वाली बाइंग आई, क्योंकि ये यहाँ हाँ। पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद इसने तुरंत रिकवरी दिखा दी। अब चैनल टूटते ही यहाँ से अगर आप देखो तो तुरंत इसने 70-80% के रिटर्न देके चैनल के टॉप लगा दिया। खैर गया तो ये उसके ये बॉटम पे। गैप फिल करने का ये लॉजिक रहता है क्या? मतलब मैं अक्सर देखता हूँ लोग बोलते हैं गैप फिल करना जरूर आएगा, ये दिख देखो, रहा है ना ग्रीन कैंडल ये का गैप। होता क्या है वो कि बोलते हैं ऐसा कि जरूर आएगा इधर, अभी इसमें दिख भी रहा है कि आ रहा है वो उधर ही। मेरे मतलब जैसे हमारे ग्रुप का नाम है लॉजिकल ट्रेडिंग, हाँ, मैं ये बात मान सकता हूँ किसी की कि गैप बिल्ड करने स्टॉक वापस आएगा। बस कोई मुझे समझा दे कि क्या लॉजिक है उसके पीछे। वो मुझे भी नहीं समझ में आता है, हाँ, पर तो ऐसा जब सुनने में बहुत बस आता है। जब तक कोई लॉजिक नहीं समझाएगा ना, और जब तक मेरे पास इनफ डेटा नहीं है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकता। मैं उस चीज़ के बेसिस पे नहीं प्ले कर सकता। हाँ, थोड़ा अगर क्योंकि मार्केट में इतना चर्चित है, तो हम चलो थोड़ा बहुत कंसिडरेशन में रखेंगे उसको, लेकिन उस चीज़ के बेसिस पे मैं कोई ट्रेड अपना बनाऊँ तो वो बिल्कुल मुझे मंजूर नहीं है। बल्कि इवन हर एक पैटर्न, हर एक फिनोमेना जितना भी हम डिस्कस करते हैं, उसके पीछे क्योंकि लॉजिक है, इसलिए मैं उसको बिलीव करता हूँ। हरकेश भाई को पता होगा, हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, वो हम कुछ एक लॉजिक हमें उसके पीछे का पता है कि वो क्यों इस तरीके से होगा, क्यों बाइंग सेलिंग इस तरीके से होगी, करेक्ट। है ना? अभी अगर यहाँ से ये वापस चला जाए, मार्केट ओवरऑल मार्केट आपका बुलिश हो जाए, क्योंकि मार्केट ही नेगेटिव है, तो हाँ, ये जाहिर सी बात है भी गैप कवर करता हुआ लगेगा वापस से कि पुराना गैप कवर कर रहा है। पर अगर मार्केट ही यहाँ से वापस बाउंस हो जाए, स्टॉक के स्पेसिफिक भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, तो थोड़ी ये पूरा वेट करेगा कि मैं गैप ही कवर करूँ, तो स्टॉक चलने लगेगा, लोग एंट्री बनाने लगेंगे, क्योंकि स्टॉक तो बाइंग सेलिंग पे ही डिपेंडेंट है। हाँ, करेक्ट है। हम्म। मैं ये बोल रहा था कि जो लोग नए हैं, मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में, कोशिश करो कि ऐसे स्टॉक्स में फोकस करो, जैसे मैंने अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके साथ डिस्कस किया। ऐसे बढ़िया स्टॉक्स में फोकस करो और कोशिश करो सिर्फ बढ़िया बढ़िया में ही ट्रेड करने की हैबिट बनाओ। अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे, कोई ज़्यादा तीर मारने वाली बात नहीं है मार्केट में। और वो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब मार्केट में ज़्यादा मज़ा आने लग जाए, तो समझ जाओ आप गलत दिशा में हो, और फिर अब आप गड़बड़ करने वाले हो। तो मज़ा नहीं आना चाहिए, थोड़ा बोरिंग तरीके से आपका पैसा बन जाना चाहिए, बस पैसा बनने से मतलब है। और बाकी आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, सेटअप फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योर्ड हो। आप कुछ रिस्की ट्रेड भी ले सकते हो अगर आप रूल्स के अंडर रह के ले रहे हो, इसलिए ऐसे टाइम पे भी आप प्रॉफिट में एग्जिट कर पा रहे हो किसी स्टॉक को। और बताइए सर, कोई क्वेश्चन? हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? खत्म करें फिर आज की क्लास। सर ये एक निफ्टी का पूछना था। हाँ, बजट अभी 1 तारीख क्या हुआ है? 1 तारीख को बजट है, तो बजट के ये जो वीक है अभी आने वाला, तो वीक में रैली बन सकती है क्या नहीं?
नहीं, अ, बजट आने वाला है वो हिसाब। देखो, शायद मैंने पहले भी इस बारे में एक बार चर्चा की होगी, मैं फिर एक बार और बेटर तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की। बजट या कोई भी इवेंट है ना, आप ऐसा मान के चलो, कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, उस इवेंट के अराउंड जितनी स्टोरी आपको पता है, उतनी दूसरे को भी पता है, उतनी सबको पता है। तो जो-जो बातें जनहित में जा रही है, बिल्कुल उन बातों का से आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, है ना? कुछ आपके पास कुछ एक स्पेशल टैलेंट होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बाइंग सेलिंग से होगा, और बाइंग जब आप सोचोगे बाइंग करने के बाद सब अगर बाइंग की सोच रहे हैं, तो सेलिंग कौन करेगा? सिंपल लॉजिक है कि थोड़ा आपको डिफरेंट होना पड़ता है बाकी दुनिया से। और अगर आप इवेंट के बेस पे कोई ट्रेड बनाने की सोच रहे हो, तो बाकी दुनिया भी वही कर रही होती है। तो एक्चुअल में इवेंट का, अगर आपको फिर भी इवेंट का बेनिफिट उठाना है, तो इवेंट का बेनिफिट ऐसे उठाओ कि कभी-कभार कोई इवेंट आता है, उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होता कुछ सर्टेन स्टॉक से, बट क्योंकि इवेंट में नेगेटिविटी दिखी लोगों को, ओवरऑल मतलब आप समझो अगले पूरा बहुत लंबे टाइम तक के लिए ओवरऑल बस एक सेंटिमेंट नेगेटिव दिखा, और उस सेंटिमेंट का इतना ज्यादा प्रभाव कुछ स्टॉक्स पे पड़ता है जिसमें लोगों को लग रहा है कि हाँ इन स्टॉक्स में प्रभाव पड़ सकता है, तो वो उनके प्राइस में पहले ही पड़ जाता है। तो जब वो प्रभाव पड़ता है, तो तब हमें थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि हम वो नोटिस कर पाएँ कि कौन-कौन से वो स्टॉक थे जो हमने ऑलरेडी रिसर्च कर रखे हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, ऑलरेडी काफ़ी सालों से मार्केट में हैं। ये पहला बजट वो नहीं देख रहे हैं, काफ़ी बजट उन्होंने देख चुके। लेकिन स्टिल इस बजट में क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हुआ पब्लिक के बीच में, और पब्लिक उसको पैनिक सेलिंग करने लगेगी, सब एक ही डायरेक्शन में सोचने लगेंगे। तो हम वो लोग होंगे जो डिफरेंट डायरेक्शन में सोच रहे होंगे। हम उस वक़्त ये सोचेंगे कि कब ये सेलिंग एक हद से ज़्यादा हो रही है, तब हम इस स्टॉक को बाय करना शुरू करते हैं। और क्योंकि एक समय के बाद इनकी अकल ठिकाने आएगी, तो ये लोग वापस आएँगे, और जब ये वापस आएँगे तो ये हमें प्रॉफ़िट देंगे, तब हमारे प्राइस को एप्रिसिएशन मिलेगा। तो वो होती है सबसे अच्छी वाली अपॉर्च्युनिटीज़। अब कोई बोलेगा अगर मार्केट गिर रहा है, हम बाय कर लेंगे तो हम भी फँस जाएँगे उसमें वगैरह-वगैरह। तो वो आपको मतलब ऐसे हवा में नहीं बाय करना होता है, स्टॉक सिलेक्शन आपका ठीक होना चाहिए। फिर आपको आप उस न्यूज़ से उसका जो कोरिलेशन है उस स्टॉक के गिरने का, वो भी सही तरीके से एस्टेब्लिश कर पाओ। ये नहीं कि आप भावनाओं में बह के किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हो। आप समझ पाओ कि हाँ भाई, डायरेक्टली इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, और कोई इसके रिजल्ट पे कोई इसका इम्पैक्ट एज़ सच पड़ना नहीं है। जस्ट बिकॉज़ माहौल अभी ऐसा है। अभी देखो जैसे मार्केट गिर रहा है, सिंपल एग्ज़ाम्पल से लो, तो अभी आपको जब मार्केट 2-4% 5% गिर जाता है ना, अभी कल ही 3% गिर गया ना अगर निफ्टी, तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी ट्रेड लेने की। और वही हिम्मत ज़्यादातर लोगों की नहीं होगी, बल्कि आप अपने पास भी जो होगा वो बेचने की सोचोगे। तो जहाँ निफ्टी ने 2% गिरना था वो 3 गिरेगा, और 3 गिरना था तो 4 गिरेगा। क्यों? क्योंकि आप पैनिक में सेल करोगे, जस्ट बिकॉज़ आपका निफ्टी को देखने के बाद आपका परसेप्शन मार्केट के प्रति बदल गया, जो कि अभी तक कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जब अगर निफ्टी गिर रहा है कल को, तो जो थोड़े से स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वैसे टाइम पे और एक्टिव हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हाँ, अब बहुत चीज़ें सस्ती हुई होंगी, क्योंकि निफ्टी अगर 2-3% गिरा है, तो कुछ चीज़ों को इन्होंने 8-10% भी पीटा होगा। वहाँ-वहाँ जाके देखते हैं कि क्या वो उन स्टॉक्स में से कोई स्टॉक गिरा है, जो स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में थे, जिसको हमें लग रहा था कि बहुत बढ़िया स्टॉक है और बस इनका थोड़ा-सा वैल्यूएशन करेक्ट हो तो हम इसमें एंट्री लें। समझ रहे हो ना भाई? हाँ सर। हाँ, सर और एक ये पूछना था ईटीएफ ईटीएफ के जो है, क्या ईटीएफ में स्टॉक की जगह ईटीएफ लिए तो बेटर ही है? नहीं यार, ईटीएफ बेट जो है अभी कौन-सा ईटीएफ? कोई स्पेसिफिक ईटीएफ है आपके मन में? अभी जैसा अभी मोतीलाल ओसवाल का है, नैस्डैक 100 करके, निफ्टी 20 है, तो वैसे वाले। यार, कभी-कभार ना चीज़ों में ज़्यादा ऑप्शन होने से ना मतलब फ़ायदा नहीं होता। देखो सिंपल चीज़ है, अगर आप स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक में टाइमिंग बिठाना कि कब एंटर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, आप इस चीज़ को समझ सकते हो, कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में कर लो। आपको लगता है कि भाई मैं इतना अपना दिमाग नहीं खपा सकता डायरेक्ट स्टॉक में, मैं ईटीएफ में जाऊँगा, तो बेटर है, तो आप वहाँ कर लो, है ना? बट ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझ रहे हो, डिपेंडेंट है इंडिविजुअल पे कि भाई वो किस तरीके से अप्रोच करना चाह रहा है। ज़्यादातर लोगों को मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को तो स्टॉक्स में आने की ज़रूरत ही नहीं है। 99% लोगों को ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आगे जो रिक्वायर्ड है स्टॉक मार्केट में, वो ना वो चीज़ दे सकते हैं मार्केट को। तो उनको सिंपली म्यूचुअल फंड करना चाहिए, अगर वो मार्केट से लिंक्ड किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आना भी चाहते हैं तो। नहीं तो नहीं आना चाहते हैं तो भी बढ़िया है। एफडी करा के अपना खुश रह सकते हैं। बट अगर मार्केट के मज़े लेना चाहते हैं, तो भी 99% लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड करें तो बेटर है। बाकी वो 1% लोग जो जिनको लगता है कि वो रिक्वायर्ड टाइम दे सकते हैं, रिक्वायर्ड नॉलेज गेन कर सकते हैं, और वो रिक्वायर्ड जो माइंडसेट होता है, वो उस माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं और उस माइंडसेट के साथ सस्टेन कर सकते हैं। पैनिक नहीं करते हैं या
समझ रहे हो? भावनाओं में नहीं बहते हैं। दूसरे लोग चाहे कुछ बोलें, पूरी दुनिया चाहे किसी स्टॉक के अगेंस्ट है, आपका एनालिसिस अपनी जगह होना चाहिए, आप अपने पॉइंट पे स्ट्रांगली खड़े रहने चाहिए। समझ रहे हो आप बात? मैं इसलिए बोल रहा था सर क्योंकि शायद पूरा पता नहीं मुझे ईटीएफ के बारे में, लेकिन ईटीएफ में जो डिविडेंड मिलता है अपना जो कंपनी जो भी डिविडेंड पे करती है, वो हाँ। डिविडेंड भी ईटीएफ में काउंट होता है। जैसा बैंक की जगह अपने डायरेक्ट अकाउंट में आता है, तो वो वहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐसा कुछ वीडियो में देखा था मैंने यूट्यूब पे 1-2। यार वो बहुत कहते हैं निटपिकी वाली चीज़, वो फालतू की चीज़ है। मतलब मैं तो बोलूँगा आप उस तरफ दिमाग मत लगाओ। राजुल भाई बता दीजिए। ईटीएफ मोस्टली अगर एसआईपी वगैरह करनी है, मतलब ब्लाइंडली जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बस डालना है, एसआईपी करनी है, उसके लिए उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको जीरो नॉलेज है और सिर्फ करना है। लेकिन स्विंग ट्रेड में अगर आप निफ्टी का ईटीएफ देखोगे तो अभी निफ्टी 12% गिरा है, जैसा अपन ने सर का वीडियो देखा था। हुँ। अभी 12% गिरा है लेकिन रिकवर नहीं हुआ है। तो अगर आपने ईटीएफ लिया भी होता, 12% डाउन है, लेकिन स्टॉक आपको 20-30% नीचे मिल रहे हैं, जो 10-10% के मूव भी दे रहे हैं। तो अगर स्विंग ट्रेड करना है तो ये ज्यादा बेटर रहा ना, अगर आप वैसे उस वे में देखो। हुँ। और अभी आप निफ्टी का ईटीएफ अभी बाय भी कर लोगे तो आपको पता भी नहीं है कि वो कितने दिन में 12% वापस रिकवर करेगा। 12 की जगह मतलब 15 करना पड़ेगा उसको वहां तक जाने के लिए। तो वो 15% के लिए आप ले सकते हो अगर रिस्क फ्री वे में जाना है। लेकिन फिर वही है कि फिर मार्केट का जीरो नॉलेज रखो तो भी चलेगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो इधर ज्यादा रिटर्न और अच्छा कुछ मिल सकता है ऐसा। बस मतलब वही है जैसे अरे जैसे म्यूचुअल फंड है ना, सिंपली वही ईटीएफ होता है और कुछ नहीं है। आप निफ्टी में डायरेक्ट पैसे नहीं डाल सकते तो उसके ईटीएफ में डालते हो। आपको लगता है कि मेरे को मान के चलो आपको बैंकिंग स्टॉक पसंद है, तो आप बैंकिंग का जो ईटीएफ होगा वो आप खरीद लो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्पेसिफिक कौन सा स्टॉक किसी एक सेक्टर का उठाऊं, तो आप उस सेक्टर का ईटीएफ खरीद लो। बस उसके साथ आप उस सेक्टर की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर लोगे। लेकिन फिर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप इतना इजीली कोई चीज चूज कर सकते हो किसी स्पेसिफिक स्टॉक में दिमाग खपाए बिना, आप पूरे सेक्टर का ईटीएफ एक पकड़ के बैठ जाओ, तो जाहिर सी बात है वो सेक्टर का ईटीएफ आपको एक एवरेज रिटर्न ही दे सकता है, वो कोई आपको ऐसे एक्सपोनेंशियल रिटर्न नहीं देगा। समझ रहे हो? रिस्क भी वहां पे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वहां पे रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं, जैसा हमारे म्यूचुअल फंड्स के साथ है। बट मेरा मानना तो ये रहता है कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो, इंटरेस्टेड हो, और आपको लगता है कि आप इनफ दे सकते हो मार्केट को रिसर्च में, चीज़ों में दिमाग लगाने में, तो फिर आपके लिए वो चीज़ें इतना सेंस नहीं बनाती। स्टिल आप सोच रहे हो कि ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए मैं 1-2 ईटीएफ में भी पार्ट लूँ, या कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनकी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज अच्छी है नहीं, लेकिन आप चाहते हो उस सेक्टर की ग्रोथ में आपका भी पार्ट रहे कुछ, तो आप उसका ईटीएफ ले लो। बट वो मुझे लगता है फिर बहुत वैसी वो सपने देखने वाली चीज़ हो गई कि भैया मेरे को यहाँ भी पैर डालना है, यहाँ भी डालना है। जबकि मेरे पास थी चीज़ें कि मैं यहाँ-यहाँ मेरी नॉलेज थी और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो मैं यहाँ से कमा सकता था। बट स्टिल सब जगह जाना है तो वैसे भी जा सकते हैं। ऐसा कोई खास उसमें आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, वो बल्कि एक इंडिविजुअल स्टॉक से आपको कम रिटर्न्स, कम रिस्क और वही मिलेगा जैसा आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एक ईटीएफ उस टाइम बहुत फेमस हुआ था जब खूब ईवी की बातें होती थी। उस ईटीएफ में मैक्सिमम वेटेज उसने ना एक्साइड और इनको दे दिया, जो कि बढ़े ही नहीं, मतलब वो पूरा वेटेज वही खा गया एक्साइड बैटरी के नाम से। लोगों को लगा खूब ईटीएफ है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बैटरी खूब बिकेगी, तो एक्साइड ने उसका पूरा वो, क्योंकि एक्साइड बढ़ा ही नहीं ना पूरे ईवी उसमें। हुँ, तो वही है मतलब वो मतलब एक दो स्टॉक भी उसमें अगर खराब आ गए तो वो अच्छे वालों का पूरा गेन खा जाते हैं, अगर उनका वेटेज ज्यादा हो गया तो। हुँ, हर वो चीज़ जो कम रिस्की होगी, वो आप उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बना सकते। मतलब आप खुद ही सोचो ना, लॉजिकली सोचो। लॉजिकल ट्रेडिंग है ना, तो लॉजिकली सोचो कि जो चीज़ ईज़िली एक्सेसिबल होगी, वहाँ पे आपको बेटर रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं? नहीं तो सब लोग वही नहीं करेंगे फिर, कौन दिमाग लगाएगा? हुँ, हुँ। धन्यवाद। जो चीज़ में ज़्यादा पैसा है, वहाँ ज़्यादा जी, थैंक मेहनत यू। भी है, ज़्यादा दिमाग भी लगता है, ज़्यादा मुश्किल भी है, ज़्यादा रिस्की भी है। और बताइए सर, मतलब मैं एक आईटीसी है, तो मैं आईटीसी सोच हमने रहा लास्ट था क्लास में मैं डिस्कस किया था हमसे। हाँ, बताइए। अच्छा, नहीं ऐसे ही मैं सोच रहा था इसमें एंट्री करने का। एंट्री का देख लो भैया, बजट में फिर बढ़ा दिए ना कुछ हाँ, टैक्सेस वैक्सेस, तो ध्यान रखना। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रुक जाऊं, हाँ, इसके बाद ही लेता हूँ मैं। देखो अगर इसकी स्टेबिलिटी में इसकी स्टेबिलिटी के साथ साथ आप इसमें कुछ कैप्चर करना चाहते हो टेक्निकली, जो ऐसा हम कर लेते हैं कभी कभी, हम्म तो हम्म बजट के लिए रुक जाओ फॉर श्योर, है ना? हम्म आप हम्म बजट का एक वो मजा लेना चाहते हो कि देखते हैं बजट में इसके
राउंड कुछ होता है या वैसा कुछ, या वो रिस्क आप करेक्ट। प्ले करना चाहते हो तो आप अभी ले लो एंट्री चाहे, है ना? नहीं तो आपको पता है कि कितना वैसा वल्नरेबल सा ये वो है सेक्टर और चीजें इसमें। करेक्ट है ये भी। और बताइए सर, कोई सर स्टॉक कोई आपको लग रहा है इस जय हफ्ते? श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर। जी सर बताइए। सर मैं कह रहा हूँ जब से मतलब ये लॉजिकल ट्रेडिंग ग्रुप चालू है तब से आपने जो एंट्रीज बनाई है उसमें जिनमें प्रॉफिट्स बुक किए कुछ शेयर कर सकते हैं क्या कि मैंने ये एंट्री ली थी और ये मैंने प्रॉफिट बुक किया है सर? कुछ स्पेसिफिकली आपको याद हो या दो तीन ट्रेड्स एक ऐसे सेकंड कुछ? सर, मेरा बीच में एक सेकंड, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? लॉजिकल ट्रेडिंग ग्रुप जब से आपने ये चालू किया अच्छा है अच्छा। तब से जो आपने एंट्रीज बनाई है उसमें कुछ में एग्जिट लिया है क्या आपने? मतलब कुछ में हाँ आपको हाँ, एग्जिट मैंने मिला हो या देखो, प्रॉफिट सुनो बुक सुनो किया सुनो, आपने? ग्रुप में ना एवरी मतलब हर एंट्री और हर एग्जिट मेरी आती है, ऐसी कोई एक्चुअली एंट्री और होता एग्जिट क्या है नहीं है। सर, हाँ होता क्या है ये, क्योंकि ये इसमें इतने मैसेजेस होते हैं कई बार, और कई बार एक दो दिन अगर आदमी मिस कर जाए तो वो इतने हो जाते हैं वेंडिंग कि वो आदमी रह जाता है उसमें। मैं वही इसलिए पूछ रहा था कि आपने अभी जो अभी एक दो तीन महीने में जो ट्रेड्स लिए हैं वैसे उनमें मैं, प्रॉफिट हाँ बुक मैं किया टर्म्स में है? उसमें बॉट और सोल्ड लिखता हूँ, तो फिर बॉट से कभी मुझे भी सर्च करना होता है ना कि मैंने उसमें मेंशन किया है या नहीं, तो मैं बॉट नाम से सर्च कर देता हूँ, बॉट या सोल्ड। वैसे कुछ ओके कुछ एंट्रीज में ओके। बता देता हूँ आपको। एक ये ली थी हमने क्लीन साइंस में, ये सबसे हाँ, मेरे ख्याल ये से तो स्टार्टिंग ही स्टार्ट थी। हुआ हाँ तो ये हम निकल भी गए थे इसमें बहुत राइट टाइम पे। अब फिर से हम वेट कर रहे हैं दोबारा से इसको कैच करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने डीमार्ट की एक थी, हाँ डीमार्ट हम डीमार्ट साथ भी में ली थी, निकले एक थे। बजाज फाइनेंस में भी ली थी शायद, या फिनसर्व में भी ली थी। बजाज फाइनेंस में भी ली थी। तो एसबीआई कार्ड में इसमें थी, एक एसबीआई मैंने, कार्ड में थी, हाँ क्या एसबीआई चीज? कार्ड में भी थी। आपने लीड डाली भी हो, एसबीआई, हाँ लीड एसबीआई डाली कार्ड में हुई है भी। ग्रुप में। अब जैसे ये है हाँ ना एसबीआई कार्ड में। बजाज फाइनेंस, तो इसमें हमने पुरानी, मैंने पहले भी एक एंट्री ले रखी थी, एक रिसेंट भी ली थी अक्टूबर के टाइम पे। तो उसका मैंने यहाँ एग्जिट आपके साथ ग्रुप में भी शेयर किया था। और उसके बाद मैंने इसमें जब ये वापस आया इस वाली ट्रेंड लाइन पे, तो ये एंट्री भी शेयर किया था, और फिर दोबारा से इसका एग्जिट हमने यहाँ ले लिया, वो भी शेयर किया था। ठीक है, अगला है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में तो अभी परसों ही मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आप लोग एक्टिवली देख रहे होंगे कि क्या शेयर हो रहा है। तो ये एंट्री हमने यहाँ पे ली थी बजाज फिनसर्व में, और ये हमने अभी यहाँ पे निकल गए। 8-10% का इसमें गेन था, बट हम ऐसे टाइम में गेन बना पा रहे हैं जब हमारा ओवरऑल लोग लॉस कर रहे हैं और रो रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बात है कि हम निकल पा रहे हैं। अगला था हमारा एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में खैर मेरी तो एंट्री पहले से थी, बट जब मैंने आप लोगों के साथ सजेस्ट किया तो तब वो बहुत बेटर प्राइसेस पे था। मैं बता देता हूँ वहाँ पे मैंने भी शायद कोई एंट्री ली होगी। ये वाली एंट्री देखो, एसबीआई कार्ड में ये एंट्री ली थी मैंने, तब आपके साथ शायद मैंने शेयर किया होगा कि एसबीआई कार्ड, इससे पहले की मेरी ये वाली एंट्रीज भी हैं। फिलहाल मैं इसमें लॉस में नहीं हूँ, प्रॉफिट में ही हूँ। इसमें पहले भी हमने एसबीआई कार्ड में, मतलब मैंने पहले भी इसमें ट्रेड किया है, वो आपके साथ यूट्यूब में शेयर किया था ये वाले जोन पे। तो यहाँ अच्छा प्रॉफिट मिल गया था, तो उसके बाद ये वाली मेरी एंट्री मुझे ज़्यादा लंबा होल्ड करने में कोई वो नहीं लगा कि होल्ड कर लेता हूँ। फिलहाल अभी इसने अच्छी खासी रैली दी थी, तो मैं फिलहाल प्रॉफिट में ही हूँ उसमें ओवरऑल। पुरानी एंट्री में तो था ही, और इन वाली एंट्रीज में जो ऊपर ली थी इसमें भी प्रॉफिट में हूँ। ये मैं इसी चीज की बात कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना कि अगर आप पोर्टफोलियो सही से नहीं मैनेज कर रहे हो। अब देखो ये स्टॉक है, इस स्टॉक में कितना गंदा वाला भी नुकसान किसी ने किया होगा, लेकिन अब अगर आप मेरा समझोगे टोटली, तो इस एक रैली ने मेरे को एक अच्छा गेन दिया बहुत लिमिटेड टाइम में। उसके बाद इन एंट्रीज को जो आपको फंसी हुई लग रही है, उसको इस एंट्री ने एवरेज कर लिया, क्योंकि पहले ये एंट्रीज 1% से भी कम की थी, और फिर तब से अब तक पोर्टफोलियो में भी चेंज आ गया, तो ये और कम की हो गई। आप समझ रहे हो? तो फिर उस तरीके से अब मेरी जो मोटी एंट्री है वो बहुत बेटर प्राइसेस पे है। तो यहाँ पे ये जो एंट्री थी इसकी वजह से मेरा ओवरऑल प्राइस भी एवरेज हो गया, और मैं फिलहाल इसमें शायद 2-4% 5% के प्लस में ही हूँ यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसा ही रहता है। इसके अलावा कोई स्टॉक आपको याद हो? हाँ, डी मार्ट भी था, उसमें भी हमने अभी एंट्री एग्जिट ली थी, और दोबारा से भी एंट्री ले ली थी। तो ये है डी मार्ट। डी मार्ट में भी देखो, मतलब अभी तो आप ये एंट्री तो सबने ही देखी होगी ना जनवरी के टाइम पे, इसमें हम यहाँ निकले थे डी मार्ट में। तो मे भी देखने में छोटा सा लगे, लेकिन ये छोटा सा गेन नहीं है, बहुत बढ़िया गेन है 12% का 22 दिन में। और उसके बाद हमने यहाँ दोबारा एंटर कर लिया, उसके बाद भी डीमार्ट में अभी हम पॉजिटिव में हैं, और ये फिर 17% का गेन मुझे लगता है कि निकल जाएगा। नहीं भी निकलेगा तो आपको पता है गेम कैसे खेलना है, एवरेज करके वहां से वहां काट देना है। अगला है, और कौन सा था? आप लोग कुछ बताना अगर कोई याद हो जो मैं मिस कर दिया। आप लोगों ने इसमें कौन कौन से प्रॉफिट किए वो बताऊं? एक जैसे आप लोगों ने
बंधन बैंक में प्रॉफिट किया मेरे ख्याल से, या इसमें मेरा ही ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री के टाइम पे मैंने शेयर भी आपके साथ किया था। एक आप लोगों ने शायद बीओआई में कोई बता रहा था, बीओआई भी मैंने जब शेयर किया था तो उसमें आप लोगों ने प्रॉफिट किया, क्योंकि मेरी एंट्री ऊपर से है तो मेरा तो प्राइस एवरेज हुआ। ये फ्यूचर वाला क्यों आ रहा है? हाँ तो बैंक ऑफ इंडिया, हाँ यहाँ इसमें मैंने एवरेज नहीं कर रखा है, इसमें मेरी हायर प्राइस से ही है, लेकिन इसमें आप लोगों को मैंने सजेस्ट कर दिया था तो आप लोगों ने इसमें किसी ने बीच में गेन भी शेयर किया था अपना कि ये वाले में एग्जिट निकाल लिया। इसके अलावा यथार्थ में मैंने एंट्रियां ली थी, यथार्थ की एंट्रियां अभी इंटैक्ट है। यही होता है देखो सेंटिमेंट वाला, जो मैं आपको बोल रहा था ना, कभी किसी ब्रदर ने पूछा था कौन कौन है अभी हमारे साथ। हाँ, वो केपीआई का अपन डिस्कस कर रहे थे, या कोई सा तो जो हाँ एकदम गिर रहा था। हाँ, ये जैसे मुजीब खान भाई ने भी पूछा था अभी, तो यही है कि मतलब जब गिर रहा है स्टॉक पे, हमें भरोसा है, हमें पता है कि भाई ऐसा मतलब हमारे फेवर का है, तो हमने उसमें गिरते हुए मैंने एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, अभी मैं वेट कर रहा हूँ ये इसको थोड़ा सा नीचे जाए, ब्रेक करे, तो मैं यहाँ एक बड़ी एंट्री बनाऊं, बट अभी तो इसने फिलहाल यहाँ पे बड़ी विक दिखा दी। चलो आज के लिए एक छोटी सी लर्निंग भी दे देता हूँ, जब भी ऐसी विक बनती है ना किसी सपोर्ट पे, जैसे ये बनी है, तो ये विक एक बहुत पॉजिटिव सिंबल होती है, बस सिंपली ये समझो आप रिवर्सल के लिए, जितनी लंबी ये विक बनेगी उतना आपको उससे पॉजिटिव उम्मीद होगी। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने इसी के बेस पे एंट्री ली थी, जो भी एंट्री ली थी ना, आप लोगों के साथ बोला था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाय कर रहा हूँ, तो जिस दिन मैंने बाय करी थी तो शाम शाम तक इसमें बहुत बड़ी विक क्रिएट हो गई थी, अगर आपने नोटिस किया होगा, और ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उस सपोर्ट के पास में यहाँ पे एक बड़ी विक क्रिएट हो गई, तो मैंने यहाँ एंट्री बना ली अपनी। अब ये एंट्री इमीडिएट मेरी 2% 2.5% से प्लस में हो गई, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अभी ऐसी कुछ बारीक चीजें तो खैर आप बहुत लंबे समय के साथ साथ काम करते करते सीखोगे कि क्यों, बहुत बार वॉल्यूम का भी बीच में वो होता है। अब जैसे ये वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो इसके नॉर्मल से अभी तक में हाईएस्ट है इन सारे वॉल्यूम में, चाहे आप ग्रीन देख लो चाहे रेड देख लो। और कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो। एक लास्ट है जियो फाइनेंस, अगर देखना है तो थोड़ा सा। जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंस में जब इजी मनी बन रहा था तो मैंने शेयर किया था, उसमें बनाया भी होगा किसी ने, लेकिन अभी उसमें मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैंने ट्रैक नहीं किया नहीं नहीं, इसको। इसमें तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, हाँ उसके बाद नहीं वो आप, गिर रहा है। अब मैं हाँ आपने बुक कर लिया था, हाँ मेरे को याद है। अब मुझे लेने का, मैं क्योंकि इसका मैं बुक प्राइस थोड़ा देख रहा था तो 200 कुछ था, अभी ये यानी मैं नहीं उसका नहीं वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप वही सही, बिल्कुल सही चीज देख रहे थे, मैं भी उसी बेसिस पे इसको ट्रैक कर रहा था। जो मैंने शुरू में, जनरली मैं कोई नई लिस्टेड कंपनी में ऐसे एंट्री नहीं लेता, लेकिन जब उसके साथ उसका नाम जुड़ा है रिलायंस का, और साथ ही साथ, करेक्ट, इसीलिए। हाँ और साथ ही साथ करेक्ट। वो बुक वैल्यू के मामले में भी एक वो हो रहा है इसके फंडामेंटल, क्योंकि मैं उस टाइम ट्रैक कर रहा था तो मैंने देखा था इनके पास जितने ये एसेट, या शायद शायद ये होल्डिंग ओन करते हैं किसी का उसमें ना, अपने ही उसमें, अब मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने तब इसको वो किया था, एक साल हो गया, करीब एक साल से ज्यादा ही, तब एक क्या 1.5 साल हो गया होगा। अब मुझे फिलहाल लग रहा है इसमें दोबारा अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करेक्ट। तो मैं डेफिनेटली मैं ये ट्राई। सपोर्ट, हाँ ये जो इसको सपोर्ट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये रुकता है थोड़ी देर तो मैं देखूंगा इसमें एंट्री हाँ मैं बनाने की। इसको इसको रख लेता हूँ, ये मैंने वो नहीं किया, नोट नहीं किया, तो मैं इसको अभी नोट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को भी इसमें एंट्री बनानी है, मैं वेट कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि ये वापस नहीं आएगा कभी। मुझे भी लग रहा था, ठीक हुआ हाँ मैंने क्योंकि एंट्री नहीं क्या होता लिया। है पता है, मार्केट इतना अजीब है ना, और लोग इतने पागल हैं, जो हमने डिस्कस किया कि कुछ भी हो जाता है, मतलब जो स्टॉक मुझे लग नहीं रहा था कि अब ये वापस इसको आने देंगे कभी, उसको भी जब मार्केट में वो हुआ ना, पैनिक हुआ, जब लोगों के सेंटिमेंट बिखरे, तो लोगों ने किसी को नहीं देखा, बोला अरे इसकी ऐसी की तैसी, फेंको इसको नीचे। करेक्ट। बोला जियो होगा अपने घर में होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, बेचो इसको। और इसी में सब लोग इतने बुलिश थे ना जब ये आई थी कंपनी, ये भाई साहब ये तो पता नहीं क्या ही कर देगी।
चलो इसमें एंट्री बनेगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। इसको मैं थोड़ा ट्रैक भी कर रहा हूँ, एक बार इसके फंडामेंटल फिर से गो थ्रू कर लूंगा, क्योंकि तब से अब तक चेंज हो गया, 1 साल हो गया मेरे को इसमें ट्रेड करे हुए। बट मुझे लगता है इसमें पॉजिटिव बनेगी डेफिनेटली। वैसे ये स्टॉक तो खैर सेंटिमेंट के साथ भी बहुत चलेगा ना, क्योंकि करेक्ट। बड़ा नाम हाँ जुड़ा है। हाँ निफ्टी पलटेगा ना तो लोगों के सेंटिमेंट इस स्टॉक के प्रति पलट जाएंगे, क्योंकि सबको लगेगा भाई निफ्टी पलट गया, रिलायंस भी चलने लग गया, क्योंकि रिलायंस सही का बात चलना है। भी जरूरी है हाँ, निफ्टी के चलने के लिए। जब रिलायंस चलने लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये फॉलो करने लग जाएगा, और ये तो बल्कि बेटर सही बात। वैल्यूएशंस पे है, तो ये तो और अच्छे से फॉलो करेगा। अब कोई बोलेगा वैल्यूएशन किस तरीके से इसकी बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है पीई वगैरह में खराब हो गए, लेकिन मैं वो बुक वैल्यू के हिसाब से और उस तरीके से वैल्यूएशन बता रहा हूँ कि बेटर है, जिसको मुझे खुद अभी एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। और बताइए सर, आप लोगों ने कुछ ट्रेड लिए हो इस हफ्ते या अगले हफ्ते लेने की सोच रहे हैं, तो डिस्कस कर सकते हो कि ये बाय करने की सोच रहे हैं। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सुन रहे हैं हेलो। आप? आवाज़ आ रही है, बताइए। जी। जी सर, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जैसे कि नालवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, वर्धमान होल्डिंग्स, और और एक वो जो बड़ा बन गया एलसीड इन्वेस्टमेंट। ये हम्म जो इनका जो सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर होल्डिंग्स का, इस हम्म पे आपकी क्या राय है सर? सर, मेरी कोई इसमें ज़्यादा कोई ऐसी वो तो नहीं है, क्या बोलूँ मैं कि मतलब मेरा ना मेरे पोर्टफोलियो में शायद क्योंकि ही ये कोई सर स्टॉक होगा। निफ्टी को पूरा कॉपी करते हैं। जैसे निफ्टी ऊपर जाते हैं अचानक से भागने लग जाते, निफ्टी नीचे तो ये नीचे, मतलब कॉपी करते हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने हाँ एक वही। स्टॉक देखा था, नालवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक बार मैंने ट्रेड भी लिया था इसमें, और एक 5 या 6% के गेन पर मैंने इसमें एग्जिट भी किया था। तो हम्म, ये अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई से ही नीचे आ रहा है अभी। सर इन्वेस्टमेंट कंपनी में मतलब कंपनी स्पेसिफिक हम आगे शायद अलग कुछ हमें मिले, लेकिन एक जनरल एक आइडिया दूं तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है मार्केट में, तो फिर बात वही है, आपको रिटर्न्स भी वैसे ही मिलेंगे जैसे मार्केट में मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी के बेटर हम उन कंपनीज में ही कर लें जिसमें आप समझ रहे हो, मेरे को वही वाला एक हिसाब हो गया कि आप उसके बंच में ही इन्वेस्ट कर ले रहे हो, जो हम जनरल एक आइडिया होता है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का या म्यूचुअल फंड में। जी। तो और एक सर इनसे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन था कि इनकी जो बुक वैल्यू होती है सर, ये अभी इस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस है 6 साढ़े 6 हजार कुछ, लेकिन इसकी बुक वैल्यू है 25 हजार कुछ। तो ये क्या है सर, मसला है समझ में ही नहीं आता मुझे अभी ऐसा तक। है क्या? बिल्कुल है सर, आप इसका एक एक बार देख एग्जांपल लीजिए मैं सर बताता अगर हूँ, तो। एक बार महाराष्ट्र स्कूटर खोलना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें स्क्रीनर पे। महाराष्ट्र स्कूटर, चलो आप एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपने ठीक दिया। है, अभी इसकी बुक वैल्यू, इसकी मार्केट कैप देखो कितनी है, हाँ 10,000 करोड़। ठीक है, अभी जाना बजाज फाइनेंस में, जाना इसकी होल्डिंग कितनी है। बजाज फाइनेंस में। हाँ, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, सभी के अंदर इसके 2-2.5% की होल्डिंग है। हम्म, ये बजाज की कंपनी है। हम्म, इसमें प्रमोटर में ही बजाज आएगा। हाँ, प्रमोटर है ये। अभी देखो इसमें कितना परसेंट होल्ड कर रहा है ये, ऊपर ही सबसे ऊपर टॉप में आएगा। 3% 3% होल्ड कर ऑलमोस्ट। रहा है। ठीक है, 3% कितना होता है बजाज फिनसर्व का, देखना। बजाज फाइनेंस का भी 3% है इसके पास। हाँ वो तो मैं समझ गया, वो वैल्यूएशन वहीं से निकाली उन्होंने ना, बुक वैल्यू। नहीं, पर ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब 4 लाख का 3% कितना हो, कम से कम 12,000 करोड़ तो यही हो गया। हम्म, ठीक है, अभी 12,000 करोड़ से बजाज फाइनेंस का हुआ। अभी बजाज फिनसर्व के अंदर भी इसका 2.5-3% है। फिर बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी, सारे बजाज में है इसका। ओके। ठीक है, अभी इसका रीजन ये रहता है, देखो मैं बताता हूँ, और नीचे जाना, प्रमोटर में ही आएगा ये। हम्म, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र स्कूटर 2.5% लगभग 2.5%। लेके बैठा है। ठीक है, ये कितना बड़ा है, ये बजाज फाइनेंस है ना, कौन सा फिनसर्व है, ये भी 12-1 हजार करोड़ का, यहाँ से भी वैल्यूएशन उसको मिलेगा। हम्म, ये फिनसर्व हो गया, मतलब कम से कम यहाँ भी 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा भी अब महाराष्ट्र स्कूटर पे ही चले जाना, नीचे जाना, स्क्रॉल डाउन करके, उसमें दिख जाएगा कि वो और कहाँ कहाँ होल्ड कर रहा है। प्रमोटर में जाना, स्क्रॉल करके। हाँ, अभी महाराष्ट्र स्कूटर को ही ओपन करना तो उसका पोर्टफोलियो दिख जाएगा। इधर कहाँ चला गया वो। ये
क्या है? नहीं, अच्छा आपने महाराष्ट्र स्कूटर खोल लिया ना? नहीं, हाँ। वहाँ पे जाना, बजाज फिनसर्व के अंदर से इसको ओपन करना। इसका बुक वैल्यू भी 26,000 करोड़ दिख रहा है ना? मतलब हाँ, अभी स्क्रॉल डाउन करना। इसके अंदर से क्या कह रहे हैं आप? इसको ही ओपन हाँ, करना अभी है? महाराष्ट्र स्कूटर पे क्लिक करना, 3rd नंबर पे ना जो, हाँ। तो इसका देखो ये किस-किस में कितना-कितना होल्ड कर रहा है, क्लियर यहाँ पे दिख जाएगा। तो ओके। ठीक है, अभी अपन ने तो सिर्फ 2 की वैल्यूएशन देखी जिससे 20,000 करोड़ के ऊपर महाराष्ट्र स्कूटर की वैल्यू जा रही है। जी। अभी बजाज ऑटो के अंदर भी इसका है, बजाज ऑटो में अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन है इसमें, इसका है 2.5% है उधर भी, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये होल्ड किया हुआ है लेकिन ये सेल नहीं करता है। ये वैसा ही केस हो जाता है कि अगर मेरा मतलब बंगला है जुहू में, पर मैं उसको बेच नहीं रहा हूँ, तो जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब तक वो वैल्यू अनलॉक नहीं होगी। ओके। तो ये ये जो केस बुक वही है, वैल्यू मतलब दिखाती ऐसा है है ना डबल, कि मैं, हाँ ट्रिपल। मतलब दादर में फ्लैट है पर मैं रह रहा हूँ रेंट पे, हाँ, क्योंकि लेकिन होल्ड करके वो रखा है जब वो। तक मैं बेचूंगा नहीं उसकी वैल्यू नहीं अनलॉक होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जब तक ये सेल नहीं करेंगे तब तक इनके लेके रख सकते हैं ये, पर ये वही है कि कब बिकेगा ये, जब बेचेंगे हुँ, तब हुँ, हुँ। वैल्यू अनलॉकिंग होगी। बेचने के बाद भी उसके बाद इनको एलटीसीजी और दुनिया भर के टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे। तो इनकी हुँ, हुँ, कमाई हुँ। हो रही है सिर्फ इसके डिविडेंड से, जो भी बजाज फिनसर्व फाइनेंस डिविडेंड दे रहा है, वहां से महाराष्ट्र स्कूटर की इनकम हो रही है, और कोई कोई इनकम सोर्स नहीं है ओके, इनका। ओके, और कोई इनकम सोर्स नहीं और इन पे और डेब्ट वो बिल्कुल जो नहीं है। डिविडेंड है ना, लोग लेते हैं ये सोच के ले लेते हैं, लेकिन डिविडेंड पे भी ऑलरेडी 30% टैक्स कट के इनको मिलेगा। मतलब अगर आपको डायरेक्ट हुँ, डिविडेंड का हुँ। फायदा उठाना है तो डायरेक्ट बजाज मतलब फाइनेंस एज़ ले लो। सच कोई प्रॉफिट कोई है नहीं इनका, सिर्फ डिविडेंड पे हाँ, जी तो रहे हैं इसी ये। चक्कर में एलसीडी इन्वेस्टमेंट बढ़ तो गया था, क्योंकि उसके पास सेम केस एशियन पेंट का था। लेकिन जब लोगों क्लियर होने लगा कि ऐसे 50 शेयर पड़े हैं जिनमें इस टाइप के केस हैं, तो फिर वो अब देखो कैसा गिर रहा है, वो ताबड़तोड़ गिर रहा है। अभी तो गिरा है एकदम जोरदार। इसमें ना क्योंकि ये जब तक बेचेंगे नहीं ना तब वैल्यू, वही केस है ना कि अगर मेरा बंगला भी है तो मैं उसको बेचूंगा नहीं तब तक हाथ में कैश थोड़ी आएगा, और वो बंगले को करूंगा क्या मैं अगर कैश चाहिए मुझे तो। इसमें ना अभी एक बीच में एक रिसेंट एक न्यूज़ नहीं आई थी, एक वो स्टॉक था जो शायद कुछ रुपए में मिल रहा था और उसके बाद अचानक से वो 2 लाख कुछ का हो गया, ऐसा कुछ हाँ, याद है वही आपको? हाँ, एलसीडी वो इन्वेस्टमेंट। एलसीड इन्वेस्टमेंट ही था वो। वो उसी का था शायद। तो हाँ, वो भी उसका सेम केस एशियन पेंट वाला था, उसके पास हाँ, एशियन हाँ, हाँ, पेंट के एशियन पेंट्स की स्टैक होल्डिंग है। थी उसके पास बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मतलब मैंने कभी इन वाले स्टॉक्स में इतना ज़्यादा वो नहीं किया, बट ये जो आपका पॉइंट है ना, एक तो इसमें मुझे जितना मुझे पता है लिक्विडिटी का इश्यू था उसमें भी, क्योंकि उसमें बेचते नहीं थे, कोई सेलर होते नहीं थे तो बाइंग मिलती नहीं थी। दूसरा, वो जो इन्होंने प्राजल भाई ने बताया कि वो वैल्यू तभी अनलॉक होगी जब आप एक्चुअल में उसको सेल करोगे, जब आपको पता है कि वो सेल होना ही नहीं है कभी, वो उन्होंने वैसे ही रखना है होल्डिंग कंपनी एक बना के, तो फिर उतना उसकी वर्थ लगती नहीं है एज ए इन्वेस्टर भी आपको। और तीसरा, मेरे ख्याल से ये पता नहीं कौन सी वैल्यू इसमें कंसिडर कर रहे होंगे, बट अगर ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही कंसिडर कर रहे हैं तो फिर वो एक्चुअल वैल्यू तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि मतलब ओवरऑल अगर आपको कंपनी की वैल्यू दिख रही है मार्केट कैप के हिसाब से कुछ, तो वो जस्ट बिकॉज उसका अभी जो रिसेंट जो शेयर का ट्रेडिंग हुआ है वो जिस वैल्यू पे हुआ है उसी को उन्होंने मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर से आपको टोटल मार्केट कैप दिखा दी। उसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर आप कंपनी को खरीदने जाओ तो आपको उस वैल्यू पे पूरी कंपनी मिल जाए। आप समझ रहे हो बात हाँ, को? करेक्ट, यही केस है, मतलब तो वो ये बस दिख रहा है उसका नंबर। हाँ, वो सिर्फ एक मतलब परसीव्ड वैल्यू है, एक दिखने वाले नंबर है, और उसके हिसाब से हमें पूरे पूरे कंपनी का वो कह लो ना कि अगर आप एक्चुअल टर्म्स में उसको बेचने भी जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र स्कूटर अगर अपनी 5% होल्डिंग बेचने जाएगा तो इसको वो वैल्यू के हिसाब से मिल जाएगा कि जो अभी मार्केट में है, क्योंकि अगर वो करने लगा ना तो मार्केट में उस वैल्यू पे जितने बेचने वाले लोग हैं वो उन सबके ऑर्डर उसको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे अपने साथ। और फिर अगर वो डायरेक्टली जाता है, अगर कोई बल्क डील नहीं होती, बल्क डील होती है तो जाहिर सी बात है कि भाई ओनरशिप इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगी और वो एक सर्टेन प्राइस डिसाइड करके उसमें कर लेंगे। लेकिन वैसे ही अगर वो फ्री मार्केट में जाता है बिल्कुल, तो फिर प्राइस उसी हिसाब से टूटने लगेगा और उसका एवरेज वैल्यू कम आएगी उससे, जो अभी आपको लग रहा है कि इतना ही उसका मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये था सर मेरा हम्म। कि जैसे बजट आने वाला है अभी 1 तारीख में, हाँ। तो सोशल मीडिया पे सब जगह यही चल रहा है, डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। तो ये एक्चुअली क्या है मतलब? देखो सर, एक्चुअली ये है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, उनमें से पैसा कोई नहीं बना रहा। तो ये लोग जितना उतावलापन क्रिएट करते हैं ना, ये ये धोखा चल रहा है मार्केट, स्टॉक मार्केट में 99% लोग धोखा कर रहे हैं और उस धोखे में हमें नहीं फंसना होता है।
ठीक है? जितना-जितना आप सीखते जाओगे उतना-उतना आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली कैसे कुछ चीज़ें वैसे नहीं काम करती जैसे वो बताई जाती हैं। कुछ चीज़ें इसलिए ऐसे बताई जाती हैं क्योंकि वो उस तरीके से ही आपको इंटरेस्ट जगाएँगी। जब वो बताएँगे आपको इस तरीके से 25 दिन में पैसा डबल तभी तो मार्केट में इंटरेस्ट आएगा। आप किसी को बोलो कि नहीं यार एफडी में अगर 8-10 मिलता है, मार्केट में 15 के करीब मिल सकता है, तो थोड़ी उसको इंटरेस्ट आएगा कि यार 1 साल तक मैं अपने 10 लाख रुपए लगा के रखूँ सिर्फ़ 15% के रिटर्न के लिए। आप समझ रहे हो? तो वो हाँ जी। हाँ, तो वो जो है ना, वो जो बता रहे हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात करी कि अगर आप उसको दिमाग में रखते हुए वो करना चाहते हो बजट को दिमाग में रखते हुए कोई ट्रेड प्लान करना चाहते हो, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो वो बहुत एक वैसा वाला ट्रेड हो गया कि मतलब आप मज़े लेने के लिए उसे ज़्यादा कर रहे हो, बजाय इसके कि कोई लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ जनरेशन का कोई प्लान है। जस्ट बिकॉज़ मार्केट में वो चीज़ पॉपुलर है, तो आप वो मज़े लेने के लिए कर रहे हो कि ये डिफेंस होगा, ये होगा वगैरह-वगैरह। बाकी आपको लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म में कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो, वो भी समझ में आता है। बट ट्रेडिंग तो मैं बोलूँगा इसी तरीके से करो कि अच्छे स्टॉक्स आप पहले ही ढूँढ लो कौन से अच्छे हैं। फिर आप देखो कि कहाँ पे पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग हो रही है मार्केट में। और उस वक़्त आप मार्केट से डिफरेंट रह के सोचो कि आपको भावनाओं में नहीं बहना। आपने जो पहले से अपने एनालिसिस कर रखे थे, उसके हिसाब से अगर आपको कोई बेटर वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलता है, तो उसको बाय करना और कोई वैल्यूएशन बहुत हेवी हो जाती और है, तो सर उसको सेल करना। ये जो सोलर सेक्टर है, इसमें कोई ऐसा आपकी नज़र में कोई स्टॉक है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? सिर्फ सोलर में या रिन्यूएबल एनर्जी टोटल मतलब क्योंकि रिन्यूएबल में टोटली टोटल? मैं कह रहा हूँ सर इसमें तो फंडामेंटली सारे स्ट्रांग है वैसे बट वो फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने वही डिस्कस कर रहे थे रिन्यूएबल वाला जो है इसमें फिर वैल्यूएशन भी उनको वही वाली मिल रखी है बहुत सिंपल है सबके लिए कि रिन्यूएबल एनर्जी है ग्रो कर रहा है सब तरीके से बढ़िया है ऑफ कोर्स ग्रो कर रहा है बट वही है जितनी चीज़ ऑब्वियस होती जाएगी वो उतना ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पैसा बनाना पैसे बनेंगे गैप में जो चीज़ ऑब्वियस ना हो जितना ऑब्वियस उतना पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी उतना मिस होती जाएगी। मे बी हमें लगता है अभी कि रैली कर रहा है, देखो रैली में लोगों ने कितना बना लिया, लेकिन उसने बना लिया जिसने पहले उसकी वैल्यू आज़मा ली, मतलब पहले समझ लियो वैल्यू। जब तक वो जनता में समझ में आई, तब तक वो ऑलरेडी ओवर वैल्यू हो गया और जब तक आप उसमें एंटर करके कुछ सोचोगे बनाने की, तो पहले तो आप उसमें एग्ज़िट नहीं प्लान कर पाओगे क्योंकि अभी आप एक वो दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ रहे हो। आपको पता ही नहीं है वो कहाँ जाके रुकेगा और जब वो रुकेगा तो फिर आपको साइकोलॉजिकली उसमें एग्ज़िट नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आप उसे किसी और माइंडसेट से आप सोच रहे थे वो घोड़ा दौड़ता ही रहेगा, बट फिर वो पलटने लगेगा और फिर वो लॉस कराने लगेगा। तो वो प्रैक्टिकली जब आप मोमेंटम ट्रेडिंग पकड़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि कैसे वो वर्क कर रही है आपकी साइकी के साथ। पता नहीं रिलेट कर पा रहे हो आप मेरी बात से या नहीं, बट ये कुछ नहीं, वैसी चीज़ें हैं नहीं। जो मैंने पास्ट में करी थी, तो उसमें प्रॉफ़िट भी होता है, जब तक वेव आपके साथ है। लेकिन जब वेव जी। पलटती है तो फिर और एक सर एक समझ स्टॉक में मैं आता है। शेयर करना चाह रहा हूँ, जो भी लोग जॉइन हुए, हुँ, कि एक लक्ष्मी डेंटल का एक आईपीओ आया था थोड़े दिन पहले। हाँ, तो एक्चुअली सर इस सेक्टर में जो है डेंटल इंडस्ट्री जो है ये डेंटिस्ट का जितना हाँ। भी मटेरियल होता वैसे है। हम लाइव लाइव भी चल रहे हैं सर, ठीक है? मैं आपको हाँ, हाँ। थोड़ा-सा नोट कर दूँ। तो आप ओके। हाँ, बहुत सी चीज़ें हम हाँ, लिमिटेड हाँ, हाँ, क्योंकि मैं शुरू में आपने लेट जॉइन किया था ना, ओके, आप समझ रहे जी। हो? तो लक्ष्मी डेंटल इनका एक सब्सिडरी है, एक्चुअली इनके 2 सब्सिडरीज़ है। उसमें से एक है इल्यूजन, जो कि काफ़ी फ़ेमस है, जिसके आपने शायद सुना भी होगा सबने, इल्यूजन डेंटल। इल्यूजन डेंटल ये क्राउन्स और जो डेंटल मटेरियल होता है, इसमें डील करता है। तो कंपनी तो एकदम अच्छी है, मतलब मार्केट जितना मैं जानता हूँ इनको। हुँ, तो इन फ्यूचर अगर ये नीचे के रेट पे अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि बेटर। अभी उस दिन क्या हुआ सर, मैंने इसमें 490 पे एंट्री बनाई थी। हुँ, तो ये अचानक से किसी ने पंप कर दिया, नेक्स्ट डे तो ये डायरेक्टली 15% अप था। ये तो वो तो लक था। हाँ। लेकिन अगर ये अच्छे वैल्यूएशन पे नीचे मिल रहा है इस इंडस्ट्री में, तो एक फ्यूचर इसका थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि इसमें सर यही नहीं है, कॉम्पिटिशन ही नहीं है बिल्कुल। मतलब ये ना के बराबर कॉम्पिटिशन है डेंटल इंडस्ट्री में। अभी-अभी लिस्ट हुई है ना कंपनी जी, और अभी लिस्ट हुई है ये कंपनी। सर वही है कि अभी-अभी अगर कंपनी लिस्ट हुई है, तो थोड़ा इसको वेट करके ही। हाँ, वेट करिए वैल्यूएशन भी इतनी छोटी-सी हाई एंट्री हाई है। नीचे के प्राइस में मिल जाए तो 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर का सितंबर का। हाँ, मतलब 23 के हिसाब से आप ये मानो 100 करोड़ का भी नेट प्रॉफिट मानो। छोटी-सी है, छोटी-सी तो कंपनी है, हाँ, माइक्रो कैप। हाँ, नहीं वो ऐसे तो माइक्रो कैप है पर ये पीई 113 का दिखा रहा है। 113 क्योंकि एनुअल में इसने सिर्फ 25 करोड़ का वो किया है और इससे पहले लॉस मेकिंग थी ये कंपनी।
सर ये जी। लॉस मेकिंग थी इससे पहले? हाँ। ये तो बहुत बड़े-बड़े रेड फ्लैग हैं। इसको ऑब्ज़र्व ही करना पड़ेगा सर फिर एट हाँ लीस्ट सर, 6 हाँ, मंथ टू 1 मतलब ईयर। मैं तो बोलूँगा आप इसको या तो अपना वो गैम्बल ना वाली वॉच या लिस्ट में ध्यान रखें, ना दें तो बेटर है। हाँ, या तो फिर आप इसको अदर वाली वॉच लिस्ट में डाल के छोड़ दें कि आप, क्योंकि ना मार्केट ना आपके सोचने के तरीके पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सर। मतलब बार-बार मैं इस चीज़ पे ज़ोर डालता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीखें, कुछ बेटर अपने आप को कन्वर्ट करें। बहुत लिमिटेड फ़र्क पड़ता है स्टॉक सिलेक्शन, उसके फाइनेंशियल्स, उसके टेक्निकल, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरीके से मार्केट में सोचते हैं। क्योंकि आपके इमोशन से, फ़ियर ग्रीड से ही, बाइंग सेलिंग से ही आपका प्रॉफ़िट बनना, लॉस होना, वो सब डिपेंडेंट होता है। तो बहुत बार हमें अंदर से होता है ये कि भाई मतलब मज़ा आ रहा है इसमें और ये स्टॉक उठाना चाहिए, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम ज़्यादा बड़े-बड़े गेन के लिए टारगेट करते हैं, बड़े-बड़े मल्टीबैगर्स के लिए टारगेट करते हैं, और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि बहुत बार सिंपल जगह पे भी अपॉर्चुनिटी होती है। थोड़ी देर पहले भी मैं ये इस बात पे फ़ोकस कर रहा था, तो मैं चाहूँगा सब लोग थोड़ा-थोड़ा अपने माइंडसेट में अपने पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी पोर्शन बिगिनिंग स्टेज में आप थोड़े सिंपलर और थोड़े सेफर स्टॉक्स में दो। तो जी, धीरे-धीरे वहाँ से हैबिट बिल्कुल। लगेगी, एक आइडिया लगेगा, थोड़ा इमोशंस आप समझोगे जब कि से व्हील्स पे मैंने कैसे कंट्रोल ये होता है। जब से हुँ, ग्रुप जॉइन किया है तो एट लीस्ट मेरा माइंडसेट तो ये क्लियर हो गया है कि हुँ। जो मैं कर रहा था पहले गलतियाँ, किसी में भी एंट्री लेना छोटे-छोटे स्टॉक में, फिर फँस जाना, फिर हाँ, बैठना, उसको लेके एवरेज करना, फिर वो मार्केट के साथ पूरे गिर रहे नीचे। तो एट लीस्ट वो आई नहीं हो केम टू रहा। नो कि यहाँ से मतलब आगे करना क्या है एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली, हाँ। माइंडसेट क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद से मतलब जितनी भी मैंने एंट्री ली है, हुँ। वो एकदम सेफ है, और किस स्ट्रैटेजी से चलना है और उसका रिज़ल्ट भी मेरे सामने आना शुरू हो चुका है। एग्ज़ैक्टली, मतलब आप समझ रहे हो कि जितना आप इसमें और मेहनत करोगे स्किल्स गेन करने में, और जितना माइंडसेट को कंट्रोल में रखोगे। जैसे ये एक स्टॉक है ना, जो ये लॉस मेकिंग है, बिल्कुल नया-नया लिस्ट हुआ है। जी, तो अगर आप लॉजिकली सोचो, इस स्टॉक का नाम भी भूल जाओ कि हमें पता है। लॉजिकली अगर आप सोचो तो आपको खुद आंसर मिलेगा कि हम इस स्टॉक में इसलिए फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि शायद हमारे मन में वो अर्ज पैदा हो रही है कि हाँ, हाँ। यहाँ पे कुछ बड़ा पैसा बन सकता है, क्योंकि इस स्टॉक ने बड़ा पैसा बनाया उसे 1-2 दिन में। हाँ, हाँ, वो और तो लगता है। हाँ, और उस अर्ज को अगर आप हटा दो कि उस एक फैक्टर को, तो आपको लगेगा कि यार इस स्टॉक में तो देखने वाला भी वो नहीं था, मतलब था कि मतलब इसमें है ही क्या जो मैं इसमें कुछ आगे के लिए इसमें फ़ोर्सी करूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात? जी, जी, वही वो बायसेस हैं, तो धीरे-धीरे करके वो क्लियर अवे होते हैं, तो हम बेटर ट्रेडर बनते हैं। किसी ने बिल्कुल। हैंड रेज़ किया हुआ था, पूछना है ब्रदर क्या था? हाँ जी। गौतम, मोनार्क नेटवर्थ एक बार देखेंगे? मोनार्क, MONARK, नहीं, मोनार्क, MONARC है। MONARCH, मोनार्क। क्या है सर ये? नेटवर्क कैपिटल? ये तो पहली ये बार ही वो सुना है नाम आपसे। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ही है। हाँ, फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक ही है, मतलब जैसे सेल्स में ग्रोथ तो है। ब्रोकिंग कंपनी में तो सब में ही ग्रोथ थी। हाँ जी, बट अभी मतलब इसका अगर टेक्निकल्स देखेंगे तो वो नीचे आया हुआ है, मतलब हायर लोज बना रहा था बेसिकली। हुँ। अ, मोनार्क बहुत छोटी तो, चलो ज़्यादा छोटी भी नहीं है। मैंने इसका नाम नहीं सुना कभी। अगर ये ब्रोकिंग बिज़नेस में है तो नाम तो सुनना चाहिए था हम लोगों ने इसका। आप में से किसी ने सुना था? नहीं सुना है किसी ने। नहीं। एक बार हम फाइनेंशियल देख लेते हैं, इसके टेक्निकल देख लेते हैं। MONA, अच्छा, ये कह रहे हो आप? ये इंटरेस्टिंग लग रहा है पैटर्न। हाँ, ये बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनाने का कैपेबल पैटर्न। बस डिपेंड ये करता है कि 15% की रेंज भी है। बहुत अच्छा पैटर्न है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, मतलब अगर कोई अच्छा, और अच्छा, अच्छा। देखा है तो। सॉरी, सॉरी। हाँ, ये बता दिया करो यार, यही ना? हाँ जी। अब इस पैटर्न में भी देखने वाली कुछ चीज़ें होती हैं। नीचे की तरफ से तो आपने हायर लो देख लिए, लेकिन ऊपर भी अगर आपको हायर हाई मिल जाए तो वो और ज़्यादा बढ़िया हो गया।
लेकिन ऊपर अगर आपको लोअर हाई मिल रहे हैं, जो कि इसमें मुझे लग रहा है काइंड ऑफ, वैसे तो लगभग सेम से लेवल पे, तो फिर वो थोड़ा-सा मतलब ग्रेट पैटर्न नहीं है, पर अभी भी ये गुड तो डेफिनेटली है, जब इसका बेस ही बढ़ने में लगा है। हर बार बायर और एक बेटर प्राइस से बाइंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, और 15% का गैप भी है। बन सकता है इसमें कुछ सितंबर से हाँ, यही है। एक बार इसमें आज मैंने एक वीडियो डाली थी, वो देखी आप लोगों ने? वो कंपैरिजन वाली, नहीं अभी नहीं देखी। वो देख लेना। वो इस बेसिस पे थी कि हम इसको कंपेयर कर पाएँ कि सितंबर के पास से 15% के आसपास गिर रहे थे। बढ़िया लग रहा है सर, टेक्निकली तो बहुत सही लग रही है ना? अब एक बार ना फंडामेंटल देखने वाली बात है, बाकी टेक्निकल बहुत सही लग रही है, और पास्ट में भी इसका कुछ इसी तरीके का हिसाब रहा है, तो फाइनेंशियल टेक्निकली बहुत सुपर है सर। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और फाइनेंशियल से मुझे लग रहा है जितना देखने में मोटा मोटा तो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मेरे को पहली नज़र में देखने में ऐसा लग रहा है कि मेरे को खुद इसमें जाके एंट्री बनानी चाहिए। हाँ, मतलब मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप उसमें बननी चाहिए या नहीं ऑपरेशंस में नेगेटिव। थोड़ा इसका ना सर कॉन कॉल वगैरह कुछ आई है? नहीं, कॉन कॉल है नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट ही। ये वाला टैप खोल रखा था वैसे मैंने। कॉन कॉल वगैरह है नहीं, टाइम लग जाएगा। पब्लिक में चेन्नई बहुत सारे हैं, मतलब हाँ 20 से 22% तो बड़े लोगों के पास ही है। पब्लिक वाला एक्सपैंड करोगे तो हाँ, यही ना? हाँ कितना है ये टोटल? 22%? 20-22% से ज्यादा है, मतलब पब्लिक में बड़े लोगों के पास। हाँ, और अभी नंबर्स भी कम हुए, तो मेरे ख्याल से बड़े लोगों के पास बड़ा है। और ये है ना, ये 2.3 से 2.6 हुआ है ना, इसी की वजह से बढ़ा है शायद मेजरली। इस लास्ट क्वार्टर से 17,180 से 16,900 और 52.78 अपॉर्चुनिटी है सर कंपनी में, डेफिनेटली। इतने देखने में तो लग रही है। ये थोड़ा कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा है, बस वो थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है इसका कैश फ्लो का। अभी डेट भी लिया है कंपनी ने। नहीं, सितंबर में यहाँ 12-19, जबकि यहाँ पे अच्छा ये मार्च के टाइम का है। वेरी नाइस सर। थोड़ा ना सर इसका ना एनालिसिस कैसा है, इसका वो देखना पड़ेगा। जैसे ये जो, हाँ अंकित जी कुछ कह रहे हो आप? नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ, हाँ जी बताइए। ब्रोकिंग बिजनेस में है ना, प्योरली ब्रोकिंग में, जैसे मतलब अपना जीरोधा या एंजल वन ये सब चीज लोग हैं, हाँ जी वही वही है ना। तो एक बार ना इसका एनुअल रिपोर्ट वगैरह निकाल के इसका वो क्लाइंट एक्टिव क्लाइंट बेस कितना है, किस हिसाब से क्लाइंट में ग्रोथ हो रही है वगैरह वगैरह, वो चीजें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। अगर वो अच्छे खासे नंबर से ग्रोथ है उसमें, बहुत बढ़िया डील है। बट हायर प्राइसेस पे है फिलहाल, तो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ एंटर करेंगे। उसमें बन जाता है प्रॉफिट तो बढ़िया, और नीचे जाता है तो फिर देखेंगे फर्दर अगर कोई एक और इसमें सपोर्ट डेवलप होता है तो। बाकी बस ओ, एक एक लास्ट इसमें चीज़ ये करनी है कि इसका एनुअल रिपोर्ट निकाल के
क्लाइंट बेस कैसा है, कितने से बढ़ रहा है, कौन-कौन से सेगमेंट से रेवेन्यू आ रहा है वगैरह-वगैरह, वो चीज़ थोड़ा-सा चेक करनी पड़ेगी और वो हर एक सेगमेंट की ग्रोथ किस हिसाब से है, वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लोगे आप? कोशिश कर लेते हैं। हाँ, नहीं मैं भी देख लूँगा। वैसे एक बेटर तरीका बताऊँ अगर पूरा वैसे फाइनेंशियल उसमें एनुअल रिपोर्ट में जाना उसको डाउनलोड करना, उसकी पीडीएफ को उठा के चैट जीपीटी में डालना और उसको बोलना हाँ, भाई समराइज़ कर दे क्विक क्विक ये क्वेश्चन्स हैं मेरे। वो एलिमेंट आपसे को बता देगा सारे। ओके, ओके, हाँ, ये ट्राई कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत ईज़ी तरीका है। मैं आपको मतलब चलो मैं एक दिखाऊँगा भी, कोई वीडियो शेयर कर दूँगा कि कैसे, बट उसको हमेशा मैं नहीं करता हूँ। वो मतलब वो वैसा है कि कभी-कभार आपको बड़ा डेटा थोड़ा शॉर्ट में कंपाइल करना है तो सही है। ओपिनियनेटेड वाला जहाँ चीज़ें होती हैं, ओपिनियन अपना ही रहे तो बेटर है। किसी और का इन्फ्लुएंस उस पे ना ही पड़े। जब भी कोई ओपिनियन डेवलप करना हो डेटा देख के। बट उसमें आई थिंक सेक्टोरल कंपैरिजन ईज़ी हो जाएगा कि मतलब वो अगर उससे पूछने की मतलब बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में इसका सेगमेंट रेवेन्यू और वो सब कैसे हैं? हाँ, नहीं वो तो आप वैसे भी मतलब आप दूसरी कंपनी का निकाल के उसका साथ में रख के, हाँ, मतलब जब आपको प्योरली फैक्चुअल कुछ वो चाहिए ना डेटा, तो उन चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ कर लो, है ना? ओके, बट जब आपको कोई ओपिनियन चाहिए, कुछ अच्छा है, बुरा है, नहीं है, वो चाहिए तो उसके लिए बेटर है कि ना करो। ओके, हुँ, क्योंकि ठीक फैक्चुअल है। में तो ज़ाहिर-सी बात है जो नंबर भाई 2% से ग्रो हुआ वो 2% से ही होगा। और अगर अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लग रही है तो उससे ऐसे सवाल कभी मत पूछो कि इस कंपनी के बारे में क्या-क्या बढ़िया है वो बताओ। क्योंकि वो सेम नंबर्स को मतलब जितना मैंने उसको किया है, तो बहुत बढ़िया तरीके से भी नंबर्स वो वाले नंबर पिक करके भी दिखा सकता है तो आपको लगेगा बढ़िया है। और वो नंबर भी जिससे बेकार लगे तो आपको लगेगा बेकार है। जब कोई कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो सिर्फ उससे बुरे वाले नंबर्स मांगो कि कहाँ-कहाँ गड़बड़ है। तो आपको बुरे बुरे वाले नंबर दिखेंगे। फिर बुरे वाले नंबर्स पे फर्दर जाओ कि भाई वो सच में इतने बुरे हैं या फिर चैट जीपीटी ने जस्ट उनको उन्हीं-उन्हीं को पिक मतलब उठा-उठा के चूज़ कर करके दिया है हमें। ओके, ठीक है? हाँ जी। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम फिर बंद करते हैं आज का क्लास। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ना? नहीं, ठीक है अंकित जी? हाँ जी, हाँ जी। नो क्वेश्चंस? नॉट नॉट फ्रॉम माय साइड। ठीक है। प्राजल जी आपकी तरफ से? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना? ठीक है, डॉक्टर ओके। साहब आप बने हुए हैं? नहीं सर, कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन है तो बताइए सर, नहीं तो मैं फिर जी, बंद करता हूँ। जी, जी नहीं सर, नहीं कोई नहीं क्वेश्चन। है ना? थैंक चलो यू। ठीक है, फिर आज के लिए नहीं, इतना ही रखते हैं। जी, सबके क्वेश्चन मेरे ख्याल से जी, पूरे हो गए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सबका ज्वाइन करने के लिए। और बढ़िया ऐसे ही सीखते रहो यार। मैं चाहूँगा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप ला सको अगले उसमें, जितने बेटर क्वेश्चन, जितना अच्छा अपने सीखने के लिए लाओ, उतना आपके लिए बेटर होगा ग्रो के लिए। और बहुत बार मुझे भी कुछ-कुछ सीखने को मिल जाता है आप लोगों के साथ। तो साथ में मिलके हम बढ़िया कुछ डेवलप करेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड थैंक नाइट, यू सर, बाय। गुड नाइट, गुड प्रतीक जैन, चंदन टेक। सर एक ने टाटा मोटर्स पूछा है, टाटा मोटर्स में मैं फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे को ठीक नहीं लगता वो स्टॉक ट्रेड करने के हिसाब से। डिस्कस किया है मैंने मेंबर्स के साथ कि क्यों नहीं लगता है। एक ने यथार्थ का पूछा था,